हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम एक्सपी क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो हमने क्या है कि सिलेबस का वीडियो केमिस्ट्री का अलग से बना के रखा है कि सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो हमने देखा हुआ है कि सिलेबस में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। 6 चैप्टर तो आपके सीधे सीधे कट गए हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तो आप सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और उसके बाद हमने ये भी बता रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। तो अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलयन, इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और आपको एकदम इसमें मजा आ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराया था जिसमें ये बताया था कि केमिस्ट्री को आपको पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री से घबराना नहीं है। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसकी रिएक्शंस कैसे तैयार करनी है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार करने हैं, इन सभी के बारे में एक विशेष रूप से रणनीति तैयार करके उसके ऊपर आधारित एक वीडियो बनाया गया था और वो वीडियो हमने प्रोवाइड भी कराया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और इन सब चीजों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम इस जो विलियन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो के अंतर्गत कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत विलियन। विलियन में क्या पढ़ेंगे कि भैया विलियन में जो उसके घटक होते हैं, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार पढ़ेंगे। विलियन के प्रकार में आएंगे आपके 9 प्रकार के विलियन होते हैं कि आपका जब विलायक आपका ठोस हो, विलेय आपका द्रव हो, विलायक आपका गैस हो, विलेय आपका द्रव। इस तरह से आपका 3 ये और 3 ये, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 प्रकार के आपको यहाँ पे विलियन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये हो गया आपका विलियन हो गया, फिर आपका विलियन का प्रकार हो गया, फिर हम पढ़ेंगे कि विलियनों की सांद्रता, विलियनों की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे कि विलियनों की सांद्रता को हम व्यक्त कैसे करते हैं। एक गुणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं और हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। गुणात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं, तो गुणात्मक रूप से हम बताते हैं कि ये विलयन तनु है कि सांद्र है। मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं, तो जिसमें आपका आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं। और उसके बाद आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद आपका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, मोल अंश और मोलरता और मोललता। यानी ये जो आपके टर्म लिखे हुए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोलरता, मोललता, तो इन टर्म्स के ऊपर इन सभी की डेफिनेशन और इन सभी टर्म्स के ऊपर एक एक दो दो करके न्यूमेरिकल्स भी इसके अंतर्गत बताए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और आपके जो ये फॉर्मूले हैं बहुत अच्छे से क्या हो प्रयोग में आ जाए। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका मोलरता जैसे बताई गई, तो मोलरता की डेफिनेशन बताई जाएगी और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका जो मोलरता का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मोलरता हो गया ऐसे ही मोललता हो जाएगा। इसी प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत, इसी प्रकार से आपका पार्ट पर मिलियन, तो इसी प्रकार से ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर जो आधारित न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिकल्स मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सभी के ऊपर जो आधारित है वो सभी प्रकार के इस वीडियो लेक्चर में हम तैयार करेंगे। तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं विलयन। तो विलयन आखिर क्या होता है, विलयन बनता कैसे है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आप नमक को पानी में मिला देते हैं, देखा है आप, देखिएगा। तो आप नमक को पानी में मिला के देखिएगा तो यू विल सी दैट कि नमक आपका पूरी तरह से गायब हो जाता है, पूरी तरह से आपका घुल जाता है। आप क्या बोलेंगे कि नमक और पानी का क्या बन गया, आपका एक ऐसा मिक्सचर बन गया, एक ऐसा मिश्रण बन गया जो कि आपका दिख नहीं रहा कि नमक कहाँ है पानी कहाँ है। मतलब आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि ये जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो इस प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं विलयन। तो क्या बोलेंगे कि जब हम 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिलाते हैं आपस में, और आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारा बनता है मिश्रण। और मिश्रण आपका कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आपका एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो बोलेंगे कि जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं, या हम जब 2 या 2 से अधिक आप कह सकते हैं कि पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका एक अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक समांगी मिश्रण बन जाता है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य अगर मैं आपसे कहूं तो समांगी मिश्रण आपका एक इस प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें आपका जो विलेय के अणु होते हैं वो आप ढूंढ नहीं पाते, खोज नहीं पाते कि कहाँ है। जैसे मान लो मैंने आप शक्कर उठाई और शक्कर को पानी में घोला, आफ्टर सम टाइम मैं देखूंगा कि भाई ये जो शक्कर है वो कहाँ गई। तो शक्कर जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी और आपसे कहा जाए कि शक्कर का एक दाना निकाल के दिखाओ, तो क्या आप निकाल सकते? तो नहीं निकाल सकते। तो जब आप शक्कर का दाना पानी में नहीं ढूंढ पाए
तो उसी प्रकार के जो विलयन को, उसी प्रकार के मिक्सचर को हम बोलते हैं कि ये हमारा विलयन है। किसका विलयन है? पानी और शक्कर का। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो आपका समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का, वह क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है। विलयन में अगर मैं चर्चा करूं तो दो लोग होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को अगर मैं बात करूं तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं विलेय, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं विलायक। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? जैसे हमने पानी और शक्कर और पानी और नून का एग्जाम्पल लिया था, तो जो नमक होता है उसको अगर हम देखें तो नमक जो है वो आपका कम मात्रा में मिलाया जाता है पानी में। तो जो चीज आपकी कम मात्रा में मिलाई जाती है उसको हम बोलते हैं विलेय, और जिसका मात्रा ज्यादा रहती है उसको हम बोलते हैं विलायक। ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझ लो कि जो बनने के बाद, जैसे मान लो हमने नमक और पानी को मिलाया, अब देखा तो उसकी जो शकल सूरत है वो पानी जैसी दिखाई देने लगी, तो जो बनने के बाद जैसा दिखाई देने लगे, पानी जैसा दिख रहा है, तो पानी जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा विलायक, और जो दूसरी चीज है वो क्या हो जाएगी? विलेय। आई समझ? नहीं आई? चलो ठीक है, ये समझो कि जैसे मान लो हमने नमक और पानी को मिलाया, तो जो चीज आपको कम मात्रा में मिलाई है वो कहलाएगी विलेय, और जो आपकी अधिक मात्रा में है वो क्या कहलाएगा? विलायक। या फिर मान लो अगर हम किसी चीज को किसी चीज में घोल रहे हैं, तो जिस चीज में हम घोल रहे हैं वो पोर्शन कहलाएगा आपका विलायक, और जो चीज में घोल रहे हैं, जो चीज को हम घोल रहे हैं वो कहलाएगा आपका विलेय। जैसे मान लो हम शक्कर को पानी में घोल रहे हैं, तो शक्कर कहलाएगी आपकी विलेय, पानी कहलाएगा आपका विलायक। आप कहेंगे कि आप तो शक्कर और पानी बस को घोल रहे हैं भाई, है ना? तो अब ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ठोस और एक द्रव बस घोलता हो, दोनों द्रव भी आपस में घोलते हैं। जैसे हम समझ रहे हैं आप, जैसे आपको अल्कोहल को पानी से मिलाना है, अल्कोहल जानते हैं ना? हाँ, तो अल्कोहल को पानी से मिलाना है, वही पैक बनाने वाला, हाँ, तो वो भी आपका क्या है? विलयन कहलाता है। तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो अल्कोहल को पानी में मिलाना भी आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इस बात का आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो मैं धुआं कर रहा हूं, तो धुआं में क्या होता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो वायुमंडल की गैसों से मिल रही है, तो वो भी आपका एक विलयन है। तो वो गैस का गैस के साथ चल रहा है हिसाब किताब, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, तो अगर हम विलयन के बारे में चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि एक आपका ठोस हो गया, एक आपका द्रव हो गया, दोनों मिलके बन गया तो वो आपका विलयन। तो विलयन जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलेय की कुछ अवस्था हो सकती है, इट में भी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सेम एज कंडीशन आपका विलायक की है कि इट में भी लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार से कोई ना कोई हो सकता है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि कोई कैसा भी हो सकता है, ठीक है? ये समझ में आया? जो आपका कम मात्रा में घुला रहता है वह आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है विलयन में वो कहलाता है आपका विलायक। क्लियर? विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं जो शरबत होता है पीने वाला, शक्कर वाला, हाँ, तो शक्कर कहलाएगी आपकी क्या? विलेय, और जो आपका शरबत है वो कहलाएगा आपका विलयन, और जो आपका पानी है वो कहलाएगा आपका विलायक। क्लियर इतना? ठीक है। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग समझ लीजिए बात को, जैसे नींबू पानी पीते हैं छान के, है ना? तो उसमें नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो जो जो चीजें उसमें घुल गई वो आपकी विलेय हो गई, पानी हो गया विलायक। ठीक है? तो जिसमें चीजों को घोलते हैं वो आपका विलायक होता है। समझ आई बात? क्लियर इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहेंगे कि यह जो है हमारा एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, उनमें से एक पदार्थ विलेय और दूसरा पदार्थ विलायक होता है। हमको इसी प्रकार के मिक्सचर्स यहाँ पर पढ़ने हैं, जो कि आपका एक विलेय होगा और एक आपका विलायक होगा। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन जैसे कि हम बता चुके हैं कि दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है वो आपका विलयन कहलाता है। चलिए, तो चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं विलयन की कि क्या डेफिनेशन है इसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है? समांगी मिश्रण के बारे में अगर हम देखें या होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में देखें कि ये क्या होता है, तो जो समांगी मिश्रण होता है आपका, उसमें जो अणुओं का जो संगठन होता है वो सब जगह एक समान दिखाई देता है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने पानी में शक्कर घोली, तो आप घोलने के पश्चात आप एक भी शक्कर का दाना उसमें से ढूंढ के नहीं निकाल सकते। ठीक है? तो यह आपका कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। तो क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक अवयवों का जो हमारा समांगी मिश्रण है वो आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और आपके जो सिलेबस में है वो केवल दो अवयवों का समांगी मिश्रण ही है, और यही हमको पढ़ना है, जिसमें आपके दो अवयव द्विअंगी विलयन आपके सिलेबस में है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसको हम बोलते हैं विलायक, या उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए हमारा जल और चीनी का मिश्रण है,
जिसे हम शरबत बोलते हैं। तो शरबत में जो हमारा जल है वो आपका विलायक है, और जो आपकी चीनी है वो हमारा क्या है, विलेय है। तो जल को क्या बोलेंगे आप, विलायक बोलेंगे, और चीनी को क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। तो जो आपका पार्टिकल ज्यादा मात्रा में है उसको हम बोलेंगे विलायक है, इसमें वो चीज घुली हुई है, और दूसरी चीज को हम बोलेंगे कि हमारा विलेय है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो विलयन है, विलयनों के प्रकार कितने होते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये आपके विलयन की डेफिनेशन है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। देखिए भाई, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपकी फिल्म बन जाएगी, ये आप 100% मान के चलिए। क्योंकि जब आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे, यहाँ पे मुझे सुनने से थोड़ी ना कुछ होगा, आपको सुनने के साथ साथ लिखना है। जब आप लिखेंगे तो यह आपका कहलाता है, जो आपका मसल्स हैं वो काम करेंगे। जब आपकी इंद्रियां काम करेंगी तो आप जो है लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, और जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लीड लगाए बढ़िया आराम से पढ़े हैं बेड में, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको लिखना पड़ता है प्रॉपरली। पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, उठाइए कॉपी किताब और पढ़िए और नोट करिए। जब आप इसे नोट करेंगे तो एक बार जैसे आपने नोट कर लिया, अब मैंने देखा है कुछ लोग पीडीएफ 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 चिल्लाते रहते हैं कमेंट में। अरे भाई, पीडीएफ पीडीएफ करने से, मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग पढ़ना नहीं है आपको पीडीएफ से, लेकिन जैसे आप नोट करेंगे ना ये चीजें, तो उससे आप क्या होगा कि आपका दिमाग मजबूत होगा, आपकी लिखने की क्षमता अच्छी होगी, और जब आप लिखेंगे और लिखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये है आपका विलयन। विलयन का आपका डेफिनेशन हो गया, और विलयन का आपका यहाँ पे उदाहरण लिख लिया मैंने, जल और चीनी वाला उदाहरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा है विलयनों के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये हमारा जल हो गया हमारा लिक्विड, और ये हो गया हमारा क्या, सॉलिड। अब इसी प्रकार से हमारा जो विलयन है वो कितने प्रकार का होता है। तो जैसे लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड है ना, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल जैसे मान लीजिए अल्कोहल में पानी मिलाना, तो ये लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल हो गया, है ना। हाँ, तो इस तरह से विलयन जो है हमारे जितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में। तो हम बात करते हैं विलयनों के प्रकार की। अब हम बात करते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विलयन के प्रकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो विलयन जो है हमारे 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 प्रकार के कैसे होते हैं, तो सभी प्रकार के विलयनों को हमने यहाँ पर लिस्ट आउट कर लिया है, और ये आपका जो विलयन है इन सभी के बारे में हम समझाएंगे बहुत डिटेल में, और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन कैसे होते हैं कि इसमें आपका जो विलायक है वो भी आपका गैस रहता है, और विलेय है वो भी आपका गैस रहता है। इट मीन्स मतलब गैस में गैस को ही मिलाना है, मतलब गैस में गैस को ही मिलाना है। जैसे आपने क्या किया, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सिगरेट पी, या मान लीजिए धुआं उड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो धुआं उड़ रहा है उसमें क्या होगा आप देखेंगे। जैसे मान लो मैं अभी दूसरी आपको उदाहरण दूं, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मान लो जो वायु होती है, वायुमंडल में आपने देखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है वो उड़ रही है ना, और आपकी जो अक्रिय गैसें हैं वो अलग उड़ रही है ना, और जैसे मान लीजिए जो आपकी ऑक्सीजन है वो अलग उड़ रही है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसें हैं उनका जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा आपका, जो आपका गैसीय विलयन है। तो इसमें उदाहरण दे रखा है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में जो है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है उसमें क्या है आपका कि गैस जो है हमारी वो भी विलेय है, और विलायक जो है वो भी हमारा गैस ही है। तो विलायक भी गैस है, और जो हमारा विलेय है वो भी गैस है। विलायक का मतलब गैस में ही घुला है, कौन, गैस, जब मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो घुला हुआ है। तो आप अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर देखें तो उसमें आपका विलायक कौन है, तो नाइट्रोजन आप जानते हैं कि वायुमंडल में ज्यादा होती है, 78% होती है, तो नाइट्रोजन आपका विलायक हो गया। और ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कम होती है 21%, तो ऑक्सीजन आपका विलेय हो गया। तो विलायक और विलेय दोनों गैस हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो विलयन जो हो जाएगा वो हमारा गैसों का, गैस में जो विलयन है वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का विलयन है। दूसरा हम देखें कि गैस में जब हमारा द्रव घुला रहता है, कौन, द्रव घुला रहता है कहीं में, गैस में। तो जब गैस में हमारा द्रव घुला रहेगा तो उसके बारे में अगर हम देखें तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म, हाँ वही वाला क्लोरोफॉर्म। क्या होता है कि जो फिल्मों में नहीं देखते आप कि ऐसे रूमाल में लगा देते हैं क्लोरोफॉर्म, ऐसे सुखा देते हैं तो बेहोश हो जाता है। हाँ, तुरंत नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है, फिल्मों में तुरंत करा देते हैं, है ना। अगर करेंगे नहीं तो उनका सीना ही नहीं बढ़ेगा। चलो, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका, जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका विलयन बन जाता है। और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा विलयन है, द्रव को मिला रहे हैं गैस में। तो द्रव हम कम मात्रा में मिलाते हैं, गैस हमारी ज्यादा मात्रा में रहती है, तो इसे हम बोलेंगे कि द्रव को गैस में मिला रहे हैं। तो ये हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन, अर्थात क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में विलयन। ये हो जाएगा आपका, जिसमें आपका द्रव हो जाएगा विलय और विलायक हो जाएगा आपका गैस। द्रव कौन सा, क्लोरोफॉर्म, विलायक कौन सा, जो कि हमारा जिसमें घुलना है उसे, तो वो हो जाएगा आपका
कह सकते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ठोस का गैस में भी। तो ठोस का गैस में जैसे आप कपूर लीजिए, कपूर को नाइट्रोजन गैस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो वो पूरी तरह से मिल जाएगा। तो कपूर आपका छोटा सा, नाइट्रोजन गैस आपकी ज्यादा सी, तो कपूर नाइट्रोजन गैस में क्या हो गया, घुल गया पूरी तरह से। तो इसे बोलेंगे आप कि कपूर जो है नाइट्रोजन में क्या हो गया, घुल गया है। तो ये बोलेंगे आपके कपूर आपका ठोस था, नाइट्रोजन गैस आपकी गैस है। तो इसमें क्या है कि ठोस गैस में घुल गया है, तो ये कहलाएगा आपका ठोस का गैसीय विलयन में, यानी कि ठोस का गैसीय विलयन। यानी जो गैस है वह आपका विलायक का काम कर रही है, और ठोस जो है हमारा वह आपका विलेय का काम कर रहा है। ठोस में आपका कपूर आ जाएगा और गैस में आपका आ जाएगा नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। नेक्स्ट है हमारा ये द्रव वाला, है ना। तो द्रव वाले के बारे में बात करते हैं, कि द्रव वाले की बात करते हैं। तो पहला जो है हमारा द्रव वाले में अगर हम बात करें, तो देखो भाई कि पहले द्रव वाले में बात करें तो गैस का द्रव में, यानी गैस को हमको मिलाना है द्रव में। तो गैस को द्रव में मिलाएंगे, ये क्या है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो ठीक है, सुना भी होगा कि मछलियां जो हैं आपकी ऑक्सीजन लेती हैं कहाँ से, गलफड़े से, और ये कहाँ पे रहती हैं, अंदर जल के अंदर रहती है। तो जल में ऑक्सीजन घुली होगी तभी तो ले रहे होंगे। तो यानी जल में अगर ऑक्सीजन घुल रही है, तो जल में घुल रही है ऑक्सीजन। तो जल मतलब जल यानी आपका विलायक, और घुली हुई है जो चीज आपकी घुलती है वह आपका विलेय कहलाता है। तो विलेय क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, विलायक क्या है यहाँ पर, जल। तो अर्थात क्या बोलेंगे कि जो विलेय है वो आपकी ऑक्सीजन है, और विलायक क्या है हमारा, जल है। अर्थात विलेय गैस है और विलायक द्रव है। तो जब हमारा जल में ऑक्सीजन घुलती है तो ये हो जाएगा आपका विलेय गैस है और विलायक द्रव है। ये उदाहरण हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हाँ, अगला विलेय आपका द्रव है, विलायक आपका द्रव है। तो ये आपका क्या उदाहरण हो जाएगा, जो आप पैक बनाते हैं ना दारू वाला, हाँ वही वाला, तो वही आपका कहलाता है आपका द्रव का द्रव में विलयन। ये कैसे, जब आप एल्कोहल को आप जल में मिला दीजिए, तो अगर मान लीजिए जल ज्यादा है तो जल आपका विलायक हो गया, अगर मान लीजिए अल्कोहल ज्यादा है तो अल्कोहल विलायक हो गया। तो अगर हम बात करें द्रव का द्रव में विलयन, तो हो जाएगा जब आप अल्कोहल को द्रव में मिलाते हैं, है ना, अल्कोहल को द्रव में मिलाते हैं। अल्कोहल तो आप जानते हैं, है ना, नाम से आप समझदार हैं। तो अल्कोहल को आप जब हम द्रव में मिला देते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे हमने अल्कोहल हो गया आपका द्रव, अल्कोहल में आप ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल, है ना। मिथाइल अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल पीने से आदमी पागल हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल ले लिया, या एथिल अल्कोहल जैसे बोलते हैं। एथिल अल्कोहल को जब आप जल में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, जल में जो आपका विलयन है वह आपका कहलाएगा। तो इसमें आपका जो सॉल्यूट है, यानी जो आपका घोला जा रहा है वो भी आपका द्रव है, जिसमें घोला जा रहा है वो भी आपका द्रव है। तो ध्यान रखना, जो आपका एथिल अल्कोहल में जो आप जल मिलाते हैं, या जल में जो एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, जल का जल में द्रवीय विलयन। इज दैट क्लियर। अगला तो ये वाला हो गया, तो ये हो गया आपका जल में घुला हुआ एथेनॉल। अगला है ठोस को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या है, तो ठोस को जल में घोलते हैं, ठोस को द्रव में घोलते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा उदाहरण दिया था, वो यही वाला दिया था। जैसे आप शक्कर और आप पानी का ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना तो ग्लूकोज और पानी का ले सकते हैं। ग्लूकोज आपका ठोस होता है, पानी आपका द्रव होता है। तो ठोस आपका विलेय हो जाएगा, पानी आपका विलायक, यानी आप कह सकते हैं कि ठोस और द्रव। तो ये हो जाएगा आपका जल में घुला हुआ ग्लूकोज। हाँ, इन चीज ये तो बड़े ही आसान है ऊपर वाले, इनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा टफ है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। मैं भी आपको इन्हें बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से। अब ठोस विलयन की बात करते हैं, तो ठोस विलयन में क्या आएगा कि जब हम गैस में क्या है कि ठोस के, जैसे गैस में जो गैस के अणु होते हैं उनको ठोस में घोलना है, गैस के अणु को ठोस में घोलना है। तो एक होता है पैलेडियम, आपकी धातु आती है, जैसे हम पीडी से प्रदर्शित करते हैं। और पैलेडियम धातु को जब हम हाइड्रोजन जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं कि यह जो है हमारा विलयन ठोस में घुस रहा है। तो ठोस में घुस रहा है तो यहाँ पर ठोस क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हो जाएगी विलेय। तो गैस का ठोस में विलयन ये कहलाएगा कि हाइड्रोजन जो आपकी गैस है वो आपकी पैलेडियम धातु पर क्या हो रही है, घुस रही है, प्रवेश कर रही है, और वहां पे बढ़िया तरीके से समांगी मिश्रण बना रही है। तो वो आपका क्या कहलाएगा कि हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस का जो आपका पैलेडियम में विलयन है वो क्या कहलाएगा, आपका गैस का ठोस में आपका बढ़िया तरीके से विलयन। आगे हम बात करें द्रव का ठोस में, तो द्रव का ठोस में मतलब हमारा जो द्रव है उसको ठोस में घोलना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पारा होता है, पारा आपका द्रव होता है। पारा यानी मरकरी, आपने देखा होगा, पारा देखा है ना,
पारा जो होता है वो आपका द्रव होता है और सोडियम जो होता है वो आपका ठोस होता है। तो जब आप पारा और सोडियम को मिलाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पारे को सोडियम में मिलाएंगे, पारे को सोडियम में मिलाएंगे तो ये कहलाएगा आपका द्रव को ठोस में मिला रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका द्रव को ठोस में मिला रहे हैं, यानी पारे को आप क्या कर रहे हैं सोडियम में मिला रहे हैं, तो उसके साथ जो बनेगा आपका सोडियम अमलगम बनता है। सोडियम अमलगम अभी आप केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे, NaHG कहलाता है। अब बात करते हैं ठोस को ठोस में कैसे मिलाते हैं। तो ठोस को ठोस में मिलाना, जैसे आपका पीतल हो गया है ना, समझ रहे बात को। जैसे आपका हो गया सोने को तांबे में मिला रहे हैं, जैसे आपका स्टील हो गया, तो ये सब आपके क्या है ठोस का ठोस में मिक्सचर सामग्री वाला। जैसे मान लीजिए स्टील है आपका, है ना, जैसे मान लीजिए आपका तांबे को अपन सोने में मिला रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे कौन से मिश्रण है, तो ये जो हमारे मिश्रण है ये कौन से मिश्रण कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे ठोस का ठोस में मिश्रण। या ठोस का ठोस में जो आपका सामग्री मिश्रण है या ठोस का ठोस में जो आपका विलयन है वो क्या कहलाएगा आपका, जैसे मान लीजिए तांबे और सोने का विलयन है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा आपका, इसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। सीधे सीधे तो मिलते नहीं, जब हम इन्हें गर्म करते हैं तब जाके मिलते हैं। समझ में आई बात। तो ये है हमारे 9 प्रकार के विलयन। तो 9 प्रकार के विलयनों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर रखी है। अब हम बात करते हैं इसके ठीक आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को हम व्यक्त कैसे करते हैं। यानी विलयनों की सांद्रता को हमें व्यक्त करना है, तो उनको व्यक्त करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से हमें चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो समझिएगा मेरी बात को, आपने देखा होगा कि कोई विलयन आपका तनु होता है, कोई विलयन आपका सांद्र होता है। अब ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं तनु और सांद्र, है ना। अगर आप देखें तो लैब में अगर जाते हैं आप, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में जाते हैं केमिस्ट्री की, तो यू विल सी दैट वहाँ पे लिखा रहता है बोटल्स में कि तनु H2SO4, कुछ बोतलों में लिखा रहता है सांद्र H2SO4, कुछ बोतलों में लिखा रहता है सांद्र NaOH। तो आप सोचते होंगे ये तनु और सांद्र अलग अलग क्यों है, ये मतलब क्या है इसका। तो अब हम बात करते हैं तनु की और सांद्र की, और इसके साथ साथ हम इस टॉपिक की बात करेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना है और कैसे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है। जैसे मान लो हमने शक्कर ली और पानी लिया, शक्कर कम है पानी ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, यानी पानी जो आपका जो शरबत बनेगा वो काफी पतला बनेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो विलायक की तुलना में, हम बोलेंगे कि यह जो है हमारा तनु विलयन है। जैसे मान लो हमने एक बूंद आपने अल्कोहल मिला दी एक गिलास पानी में, एक बूंद आपने अल्कोहल मिला दिया एक गिलास पानी में, समझना मेरी बात को। जब आप एक गिलास पानी में एक बूंद अल्कोहल को मिला देंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो है हमारा अल्कोहल का तनु विलयन है, ठीक है। अब आप वही करिए, आपके एक गिलास पानी में एक गिलास अल्कोहल मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल का सांद्र विलयन। समझ में आई बात। तो तनु में क्या होता है कि विलेय की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है विलायक के तुलना में, जबकि सांद्र में विलेय की मात्रा काफी ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि हम विलयनों को व्यक्त कैसे करें, विलयनों की जो सांद्रता है उसको हम व्यक्त कैसे करें। तो हम विलयनों की सांद्रता को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो हम क्वालिटेटिव रूप से व्यक्त कर सकते हैं, इन्हें गुणात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा हम मात्रात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो गुणात्मक रूप में तो उनके गुण हैं भाई, तो गुण में जैसे आपका हो गया कि ये आपका तनु है कि सांद्र है। अब बात आती है मात्रात्मक, तो मात्रात्मक में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपका हो गया कि मात्रात्मक में हो जाएगा कि भाई इसका द्रव्यमान प्रतिशत कैसा है ना, और उसका जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा पार्ट पर मिलियन वाला सिस्टम कैसा है, इसका मोलरता पूछ लेगा, मोलरता पूछ लेगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका मात्रात्मक में। तो दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है हमारा गुणात्मक। तो विलयनों की सांद्रता को अगर हम व्यक्त करते हैं तो वो कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या तो हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं या हम गुणात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं गुणात्मक रूप से। तो पहले गुणात्मक रूप की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मात्रात्मक रूप से। तो गुणात्मक रूप से अगर हम देखें तो गुणात्मक रूप से हम विलयनों को क्या कर सकते हैं, सांद्र और तनु 2 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, सांद्र और तनु। अब बात आती है कि सांद्र विलयन क्या कहलाते हैं। तो सांद्र विलयन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे विलयन होते हैं जिनमें आपके विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपको एक गिलास पानी में जैसे मान लीजिए बहुत सारी शक्कर भर दी, है ना, तो वो जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास अल्कोहल लिया, मिला दिया, तो वो कहलाएगा आपका सांद्र विलयन, ठीक है। और जैसे मान लो हमने क्या किया
कि एक गिलास पानी लिया और एक बूंद अल्कोहल लिया, तो वो कहलाएगा आपका तनु विलयन। समझ में आ गई बात? तो वह कहलाएगा आपके तनु विलयन कि जिसमें आपकी विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो वह आपका तनु विलयन कहलाएगा, और जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा हो वो कहलाएगा आपका सांद्र विलयन। तो जिसमें विलेय की मात्रा आपकी बहुत ज्यादा होती है वह आपका सांद्र विलयन कहलाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है वह आपका क्या कहलाता है? तनु विलयन। तो ये है हमारा केवल और केवल गुणात्मक रूप। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक रूप से हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो अगर हम मात्रात्मक रूप से देखें तो उसमें हमें द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ना पड़ेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, फिर आयतन प्रतिशत के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मात्रात्मक रूप में जैसे मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत में कह देगा आपसे कि भाई कि आपसे कह देगा कि आपका ये विलयन है और इसमें आपका 10% ग्लूकोज घुला हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न दिया जाता है और पूछा भी जाता है कि 10% आपका द्रव्यमान प्रतिशत इस तरह से दे देगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत आपका दे रखा है, उसने कहा 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसमें ये है, कहने का मतलब ये कि आपका 100 ग्राम अगर आपका विलयन है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, 90 ग्राम क्या घुला हुआ है? पानी घुला हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आपका 50% सांद्रता का आपका ग्लूकोज का विलयन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50 ग्राम जो है आपका वो ग्लूकोज घुला हुआ है, और आपका जो 50 ग्राम क्या है आपका पानी घुला हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो ये तो हो गया आपका गुणात्मक रूप से। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक रूप से हम कैसे इसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रात्मक रूप के बारे में। अब हम बात करते हैं विलयन की मात्रात्मक रूप से जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो आपका चीज है वो है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है तो आपको समझना सबसे पहले। द्रव्यमान प्रतिशत का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपसे वो कहेगा कि आपका 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे ये कहा गया है कि इसमें जो आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है और आपका टोटल विलयन जो है आपका, आप कह सकते हैं कि आपका 100 ग्राम है, तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि इसमें जो 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है और आपका 90 ग्राम जल घुला हुआ है, तो इस हिसाब से आपका बना आपका द्रव्यमान प्रतिशत वाला विलयन। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसे आप निकालते कैसे हैं। तो क्वेश्चन में दिया कैसे रहता है, तो क्वेश्चन में जैसे ये दिया जाएगा कि आपका 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने जैसे मान लीजिए 90 ग्राम में घोल दिया है, तो वो क्या कहलाएगा आपका कि यह है आपका ग्लूकोज का 10% आपका द्रव्यमान का आपका जलीय विलयन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? तो द्रव्यमान प्रतिशत में ये होगा कि आपको विलायक जो होगा और विलेय होगा, उन दोनों की जो मात्रा है वो टोटल मिला के कितना आएगा? 100। उस हिसाब से आपको लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, उसने जैसे आपसे कह दिया कि 50 ग्राम ग्लूकोज और 70 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो आप ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप 50 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन में क्या है? ग्लूकोज और पानी। तो ग्लूकोज का 50 और पानी का जो आपका 70 है, उन दोनों को जोड़कर यानी 50/120 गुणा 100 करके लिखेंगे। कुछ नहीं, अभी आप फॉर्मूले को आप ध्यान दीजिए कि जो किसी भी अवयव का जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है वो किस प्रकार से होता है कि अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। जैसे मैं आपका ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं कि ग्लूकोज का जलीय विलयन जैसे हमने ले लिया, ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लिया, तो इसमें ग्लूकोज मिला है और पानी मिला हुआ है, तो इसमें पानी का भी आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं और ग्लूकोज का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पानी का निकालना है तो यहाँ लिखेंगे पानी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पानी का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो हमें बात करनी है कि हमारे पास एक विलयन है, ठीक है, उसकी मात्रा जो है हमारे पास 100 ग्राम दे रखी है, और हमारे पास जो है कह दिया गया कि भाई 10% ग्लूकोज का विलयन है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम इसमें ग्लूकोज है और 90 ग्राम इसमें पानी है, टोटल मिलकर बन रहा है आपका 100 ग्राम आपका टोटल। ठीक है, जैसे 100 ग्राम विलयन में 90 ग्राम पानी और 10 ग्राम आपका ग्लूकोज। क्लियर हुआ इतना? क्या कहेंगे आप कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाएगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में कहेंगे किसी भी अवयव का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस अवयव का द्रव्यमान ऊपर, नीचे आपको विलयन का द्रव्यमान गुणा कर देना है 100 का। समझ आई बात? अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। तो आयतन प्रतिशत में ये है कि आपको जैसे कोई अवयव है, अब इसमें क्या है कि आयतन के लिए सिस्टम है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई विलयन है हमारे पास 100 ml का, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि हमारा इथाइल अल्कोहल है, जैसे मान लो एक इथाइल अल्कोहल का जलीय विलयन है, मान लेते हैं कि उसमें 10 ml इथाइल अल्कोहल घुला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका जो आपका आयतन प्रतिशत है वो आपका 10% है। क्योंकि 10% आयतन प्रतिशत का मतलब ये है कि 10 ml आपका इथाइल अल्कोहल घुला हुआ है, किसमें? आपका टोटल जो आपका विलयन है वो आपका 100 ml है, तो यानी आपका 10 ml इथाइल अल्कोहल है और 90 ml आपका पानी है।
तो इस तरह से आप बोलेंगे। तो ये आपको फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहला आपका अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, तो अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इसमें आप जैसे मान लीजिए ग्लूकोज और पानी का उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज को जैसे मान लीजिए हमने 90 ग्राम पानी में घोला तो हमें 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ। हम बोलेंगे कि भाई इसमें जो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत है 90% है, और सॉरी ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत 10% है, और अगर हम पानी का द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो वो हमारा 90% है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अवयव का आयतन प्रतिशत, तो अवयव का जो आपका आयतन प्रतिशत है वो आपका आएगा कि जो अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणा क्या आ जाएगा आपका 100। इतना क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, जो है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अगर हम चर्चा करें कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को देखिए, तो इसका मतलब यह है आपका कि 100 ग्राम विलयन में जो आपका विलय घुला होगा उसे हम बोलेंगे कि यह आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। जो आपका 100 ml विलयन है उसमें जो भी आपका विलय घुला होगा वह क्या कहलाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब ये आपका जो है ये आता काहे में है, तो जब आपकी मेडिसिन बनते हैं तो आप वहां पर देखते हैं, जैसे आपकी मेडिसिन की आपकी बोतल आती है ना, जैसे आप सिरप हो गया, जैसे कफ सिरप होता है, या मान लीजिए कोई आपको जैसे मान लीजिए कुछ बुखार वगैरह आ जाता है तो सिरप पिला देते हैं, तो सिरप में आप देखेंगे जो उसका रहता है कि इसमें ग्रेडियंट कौन कौन से मिले हुए, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है। जब उसके इंग्रेडिएंट आप देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि ईच 100 ml कंटेन्स, नीचे लिखा रहता है मात्रा, और मात्रा में ऐसे W/V करके लिखा रहता है। आप वहां पर चाहे तो सिरप वाली बोतल को आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे कि 100 ml विलयन में जो आपका घुला रहता है विलय का द्रव्यमान, वही आपका क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिनके द्वारा हम मात्रात्मक रूप से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में जो हमारे मात्रात्मक रूप से क्या कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं उसकी सांद्रता को। तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट पर मिलियन की। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जब क्या होता है कि किसी अवयव की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, यानी मिलियंस में होती है, जैसे हम प्रदूषक को जैसे नापते हैं ना, तो उसे भी हम ppm में ही नापते हैं। तो प्रदूषण वगैरह को जब हम नापते तो ppm में नापते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जब हम अवयव जो है हमारा बहुत कम हो तो उसे हम काहे में नापते हैं, ppm में नापते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। तो इसका अगर हम सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है क्या कि अवयव के भागों की संख्या, यानी जिस अवयव को अगर हमें देखना है तो उसके भागों की संख्या बटे टोटल, यानी टोटल क्या है कि उसमें जितने भी आपके अवयव उपस्थित हो उनके कुल भागों की संख्या, और गुणा करना होता है आपको 10 की घात 6 का। तो यह आपका आ जाता है ppm में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। यह आपका कब यूज किया जाता है, जब आपका अवयव बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। अगला जो है हमारा सांद्रता को नापने के लिए जो अगला हमारा प्रोसेस है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, या इसी को हम मोल अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल अंश। तो अब हम चर्चा करते हैं मोल अंश की। तो ये होता है क्या है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो विलयन में दो प्रकार के आप जानते हैं कि चीजें होती हैं, एक आपका विलायक होता है और एक आपका विलेय होता है। अगर हमें विलेय का मोल अंश निकालना है वो क्या होता है, तो विलेय का मोल अंश के लिए अगर हम देखें तो अगर हमें विलेय का मोल अंश निकालना है तो वो होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या नीचे रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि विलेय के अगर हमें मूल अंश निकालना है तो इसका मतलब यह है कि विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और टोटल मोलों की संख्या आपको नीचे रखनी है। तो क्या बोलेंगे कि अगर हमें किसी भी अवयव का मोल अंश निकालना है, विलयन में किसी भी अवयव का हमें मोल अंश निकालना है, तो हमें उस अवयव का मोलों की संख्या को ऊपर रखना होता है न्यूमरेटर में, यानी अंश में रखना होता है, और विलयन के अंदर जितने अवयव हैं, जैसे मान लीजिए हमारा विलायक हो गया और विलेय हो गया, उनके मोलों की संख्या का योगफल हमें डिनोमिनेटर में रखना पड़ता है, यानी हर में रखना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे कि किसी अवयव का जो हमें मोल अंश निकालना होता है, तो किसी अवयव का जो मोल अंश होता है वह उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, या हम इसी को मोल प्रभाज भी बोलते हैं। अब देखो विलयन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आपका विलायक यानी आपका सॉल्वेंट, और एक आपका सॉल्यूट यानी आपका विलेय। तो अगर हम बात करते हैं विलेय का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आ जाएगा आपका विलेय के मोल आपको ऊपर रखने हैं, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ऐसे ही अगर हम बात करें विलायक का मोल प्रभाज, तो आ जाएगा आपका विलायक के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल।
एक बात का अगर आप ध्यान रखें तो एक बात का ध्यान रखें, जो मोल प्रभाज या मोल अंश होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश इसका जो मान होता है सदैव 1 से क्या होता है बेटा, कम होता है। इतना क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मूल अंश के ऊपर जो आधारित एक सवाल है, उसे अगर हम कर लेते हैं तो हमारा क्या है कि मूल अंश वाला जो टॉपिक अभी पढ़ा है वो हमारा क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि मूल अंश का जो हमारा उपयोग है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक न्यूमेरिकल है मूल अंश के ऊपर आधारित है, तो वो है हमारा ये कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसने सूत्र भी दे रखा है, उसके मूल अंश की गणना करनी है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के मूल अंश की हमें गणना करनी है। ठीक है, यदि विलयन में जो है हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, तो 20% द्रव्यमान क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का उपस्थित है। तो समझना मेरी बात को। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकॉल की कहानी क्या है, तो उसने कहा कि 20% द्रव्यमान इसका उपस्थित है। तो इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो आपका द्रव्यमान है वो आपका 20 ग्राम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो द्रव्यमान है वो आपका 20%। एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20%। इसका मतलब ये है आपका कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है और आपका 80 ग्राम वाटर है। तो ये आपका पानी है और ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है। समझ में आई बात इतनी कि नहीं आई? 20% का मतलब यही तो है कि 80 ग्राम आपका पानी होगा, 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, टोटल हो गया 100 ग्राम, जिसमें से आपका 20% क्या है, मात्रा किसकी है, इथाइलिन ग्लाइकॉल की। क्लियर इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास मात्रा होनी चाहिए और अणुभार होना चाहिए। तो मात्रा तो हमारे पास है और अणुभार कैसे निकालेंगे, तो अणुभार के लिए हमारे पास सूत्र दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का अणुभार, तो यहाँ C2H6O2। इसका अगर हम अणुभार देखें तो C का कितना होता है, C का होता है 12, तो कार्बन का होता है 12, ये 11 में पढ़ रखा है और नहीं पढ़ रखा है तो आप कुछ चीजों के ध्यान रखिए। C का आपका देखिए 12 होता है, H का आपका 1 होता है, O का आपका 16 होता है। ठीक है, तो अभी आप इतने से काम चला लीजिए। N का आपका होता है 14। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, बाकी वो आप किताब में आपका दे रखता है कि साइड में दे देता है कि O बराबर इतना, N बराबर इतना, तो इस तरह से दे देता है। 12 इंटू 2 6 है हाइड्रोजन के, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 है ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू 16। सुनना, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32, 24 और 6 30 और 30 और 32 हो गए अपने 62। तो ये आ गया आपका अणुभार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथाइलिन के मोल, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, ग्लाइकॉल के मोल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के अगर हम मोल के बारे में चर्चा करें तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितना है, तो मात्रा हमने कहा भाई आपका 20 ग्राम है और अणुभार कितना है आपका 62। ठीक है, तो ये अगर हम इसका मात्रक देखें तो इसका ग्राम प्रति मोल आपका मात्रक होता है। ठीक है, तो इसे आप आ जाएगा आपका 20 बटे 62, तो ये आ जाएगा आपका मोल। तो ये आए आपके मोल किसके, एथिलीन ग्लाइकॉल के। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे जल के मोल। तो यहाँ पर लिख लीजिए जल के मोल। तो जल के अगर हम मोल देखें तो ये आ जाएगा आपका, जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो जल का द्रव्यमान उसने कहा 80 ग्राम है, तो 80 लिख लीजिए। और जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। कैसे होता है, तो जल का जो सूत्र है वो सब जानते हैं कि H2O होता है। H का हम जानते हैं कि 2 1 होता है, तो 2 अणु है, तो 2 इंटू 1, और O का हो जाएगा 16, तो 2 + 16 बराबर कितना हो गया 18, तो H का आ गया 18। तो यहाँ से देखेंगे तो 80 बटे 18 आ गया, तो ये आ गया आपका जल के मोल। जल के मोल ये हो गए, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल ये हो गए। अब हम बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज। तो सूत्र क्या होता है, तो जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, तो लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, और नीचे आ जाएगा आपका एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्लस पानी के मोल, ग्लाइकॉल के मोल प्लस पानी के मोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल कितने हैं, तो वो हमारे ऊपर है, कितने हैं हमारे 20 बटे 62। हल कर लीजिए, और ये आपके 80 बटे 18। तो जब आप इसे हल करेंगे 62 का भाग देंगे 20 में, है ना, तो अभी काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 31, और इसे काट दीजिए, 2 से कट जाएगा अभी, तो 40 ये आ गया, और ये आ गया आपका 9, है ना। तो 9 का भाग दीजिए, 9 चौको 36, है ना, 4 आएगा,
4.44 इस तरह से आएगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36 इस तरह से आएगा। ठीक है, 10/31 ये आ जाएगा आपका। अगर हम इसे देखें तो ये आएगा 0.31 दिया, 0.31 दिया होता है 93, है ना, तो 0.3, और अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 0.322। तो ये आ गया आपका एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल है वो आ गए आपके 0.322। तो ये हैं आपके एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल और ये हैं आपके जल के मोल। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल कितने, 0.322, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.322। नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखिए एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल यानी 0.322। जल के मोल कितने हैं, 4.44। ठीक है, बस यहाँ पर लिखेंगे 0.322 बटे, जोड़ेंगे आप इसे तो आ जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7, ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से आपका ये आएगा मूल प्रभाज एथाइलिन ग्लाइकॉल का 0.322 बटे 4.762। तो जब हम इसका भाग करें तो ये हमें मिलेगा 0.068। मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, तो इस हिसाब से आपका ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। तो इस बात को आपको क्या रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मूल प्रभाज या मूल अंश हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होता है, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है उसको आप अच्छे से देखिए। जैसे हमने इस प्रश्न में हमको निकालना था इथाइलिन ग्लाइकॉल का मूल प्रभाज, तो आप इथाइलिन ग्लाइकॉल को अच्छे से देखिए। हमने देखा इथाइलिन ग्लाइकॉल को देख लिया, ठीक है। अब ये देखिए क्या इसका मोल दिए हैं, तो मोल नहीं दिए थे, तो हम देखेंगे इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कहां से, उसने कहा कि इसका जो है आपका 20% द्रव्यमान का सिस्टम दे रखा है। तो 20% द्रव्यमान का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम विलयन है तो 100 ग्राम विलयन के अंदर 20 ग्राम जो है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल घुला हुआ है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है, 20 ग्राम। विलयन टोटल है कितना, 100 ग्राम। तो जल कितना बचा, जल बचा उसमें कितना, 80 ग्राम। तो हमने यहाँ साइड में लिख लिया कि भाई इसका मतलब यह है कि हमारे पास 20 ग्राम जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल है। जल कितना है, जल है हमारे पास 80 ग्राम, तो 80 ग्राम हमने यहाँ पर जल लिख लिया, हो गया इतना। इसके बाद हम मोल निकालने के पास चलते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, तो मोल के अगर हम सूत्र देखें तो मोल बराबर होता है आपका मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा कितनी है और अणुभार कितना है, तो मात्रा में आ जाएगा आपका द्रव्यमान और अणुभार में आ जाएगा आपका कितना, जो हमने अणुभार निकाला है। तो अणुभार के लिए हमने C2H6O2 ये आपका दे रखा है। सिंपली अणुभार निकाला, कुछ नहीं किया। कार्बन का आपका 12 होता है परमाणु भार, तो 12 में 2 का गुणा कराया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 में आपका 1 का गुणा कराया। और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, 16 में 2 का गुणा कराया। तो इस तरह से आया आपका 62 ग्राम प्रति मोल। तो यह है आपका क्या, तो यह है आपका इसका अणुभार। ठीक है, अब हमने देखा जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार हमने यहाँ साइड में निकाल रखा है। तो जल का अणुभार होता है हमारा 18, तो 18 ग्राम प्रति मोल ये होता है हमारा जल का अणुभार। जल का अणुभार हो गया हमारा, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का अणुभार हो गया। अब समस्या ये थी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के हमें लिखने थे मोल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के अगर हम मोल की चर्चा करें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल कैसे निकलता है, तो मोल निकलते हैं आपके पास मात्रा हो और अणुभार हो। तो मात्रा कितनी थी, 20 ग्राम, अणुभार कितना था, 62। तो 20 बटे 62 किया, फिर अपन ने काटा तो 10 बटे 31 आया, भाग दिया 31 का तो आया 0.322 मोल। ठीक है, इसी प्रकार हमने जल के लिए देखा, तो जल के लिए देखा तो क्या है, जल का जो मात्रा था वो कितना था, 80 ग्राम। कहां से लिखा, यहां से लिखा। तो जल का मात्रा 80 ग्राम। अणुभार कितना है, तो जल का अणुभार कितना है, तो 18। तो 18 अपन ने यहां लिखा, काटा हमने इसे 2 से, तो 2 नाम 18, 40 दूनी 80। तो यहाँ 40 बटे 9, 9 का भाग दिया, 9 चौको 36, फिर 4 आएगा, फिर 9 चौको 36, फिर 4 आएगा, तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो हमने लिख लिया भाई 4.44। ठीक है, तो ये मोल हो गए आपके किसके, तो ये हो गए आपके जल के, और ये हो गए कहे के इथाइलिन ग्लाइकॉल के। तो ये हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल के और ये हमारे कहे के जल के। ठीक है, अब हमने बात किया कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो हमारा मूल प्रभाज है वो कैसे निकालना है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मूल प्रभाज का हमने सूत्र लिख लिया कि इथाइलिन ग्लाइकॉल की मोल बटे इथाइलिन ग्लाइकॉल की मोल प्लस पानी की मोल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल की मोल हमने ऊपर से निकाले थे, कितने थे, वो आए थे आपके 0.322। तो हमने यहाँ सेम टू सेम रख दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल की मोल प्लस पानी के मोल, इन दोनों को जोड़ा सो हमारा इतना आ गया। और उठा के हमने भाग दे दिया इसका इसमें, तो 5 नियर अबाउट नीचे 5 लिखा है, ऊपर मान सकते हैं कि 3 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है एक तरह से। तो ये हो जाएगा 5 6 30, तो 0.06 के समथिंग आएगा। तो इस तरह से हमने लिखा 0.068। तो और इसका मात्रक नहीं लिखा, तो
ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, मोल से मोल कट गया, तो मोल प्रभात जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी या मोलरता। तो मोलरता क्या होती है? तो मोलरता के बारे में आप सुनिएगा। तो मोलरता होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वही आपका क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो अगर हम मोलरता की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में जितने भी विलेय के मोल घुले रहते हैं उसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है? मोलरता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। किसकी मोलरता? विलयन की। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विलयन की मोलरता किसी भी विलयन में कितने विलयन में? 1 लीटर। तो किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अगर हम इसका सूत्र देखें, देखिए मोलरता से क्या है कि मोलरता की परिभाषा आ सकती है आपकी, मोलरता का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, या फिर मोलरता का आपका सूत्र पूछा जा सकता है। तो अगर हम मोलरता के बारे में और देखें तो मोलरता का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और अब आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि जैसे मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं मात्रा बटे अणुभार करके। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो विलयन की जो मोलरता है वो क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इस वर्ड को ध्यान रखना, किसका आयतन? तो विलयन का आयतन देखना है। किसका आयतन देखना है? ये विलयन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन काहे में? लीटर में। तो इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और अगर हम मोलरता का मात्रक देखें तो मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे, और आयतन को क्या बोलेंगे? लीटर। तो मोल प्रति लीटर यह होगा इसका मात्रक। तो मोलरता का जो मात्रक है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो आपसे इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी बहुविकल्पी में भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मोलरता का मात्रक क्या है ना? या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो मोलरता के ऊपर सवाल दे देगा एक छोटा सा, और वो आपसे सवाल पूछ लेगा। तो अभी हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। इतना क्लियर? चलिए अब हम अगला टर्म की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मोलरता। तो इतना क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम इसके बाद अगले टर्म की चर्चा करेंगे, मोलैलिटी या मोलरता। पहले इसके बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, जो मोलरता होती है यानी ये जो मोलरता है यह टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो यह ताप पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि यह जो है आपका आयतन यहाँ पर आ गया, तो आयतन जो है ताप पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये जो है आपका जो मोलरता है वह ताप पर क्या करती है? निर्भर करती है। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए आप इसे नोट करते चलिए कॉपी पेन उठाकर, और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारा जो रिवीजन होता जाता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है जब हम नोट्स बनाते हैं, और उसी को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से सेट होते जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज मोललता। अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है मोललता। मोललता क्या होता है? तो मोललता के बारे में बढ़िया सा आपका एक डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे आप कि कोई आपका विलयन है, ठीक है, और उसे आप अच्छे से देखिए, देख लिया, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि कोई विलयन है, उसमें 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल घुले हुए हैं उसे आप क्या बोलेंगे? कि कह देंगे कि आपकी ये जो है आपकी विलयन की मोललता है। तो बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान रखना विलायक शब्द का प्रयोग करना है, विलयन का नहीं करना है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विलयन की मोललता। ध्यान रखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता बोलेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो विलयन की मोललता होती है या मोलैलिटी होती है वह ताप पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? तो वो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं, और विलयन की जो मोललता होती है वह ताप पर निर्भर नहीं करती। अगर हम मोललता का मात्रक देखें तो ऊपर आपका मोल रह जाएगा और नीचे आपका द्रव्यमान रहता है, तो द्रव्यमान किलोग्राम में हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा। यह आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। और इसकी डेफिनेशन तो हो ही गई कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, या 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल घुले रहते हैं हम क्या कह देते हैं कि ये भाई साहब ये क्या है? आपकी मोललता है विलयन की। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं और इसे समझ। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है मोललता। तो मोललता क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलेय के मोल घुले रहते हैं हम क्या कह देते हैं कि ये हमारी क्या है?
विलयन की मोललता है। ध्यान रखना विलायक शब्द का प्रयोग करना है। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने आपके विलेय के मोल घुले हैं हम कह देंगे कि यह हमारी क्या है, उस विलयन की क्या है, मोललता है। अगर हम मोललता को देखते हैं तो मोललता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। चूंकि यहाँ पर आयतन से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो मोललता है यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। अगर हम मोललता का मात्रक देखें तो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम मोललता का मात्रक होता है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है और ये आपका मोललता का क्या है, सूत्र है। तो मोललता का अगर हम सूत्र देखें तो ये आपका मोललता का सूत्र है और ये आपका सूत्र देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है मोललता का सूत्र। क्या लिखा हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका एक आध क्वेश्चन मोलरता का होगा, एक दो क्वेश्चन आपके मोलैलिटी के होंगे, जिससे आपका मोलरता और मोललता वाले कॉन्सेप्ट दोनों क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। जिससे क्या है कि आपके जो आपको ये पता है कि जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने हैं। तो न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल को स्ट्रांग करने के लिए हमारे क्या फॉर्मूले जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे कुछ टॉपिक्स की चर्चा इससे थोड़ी देर पहले की गई थी, जैसे मोलरता हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा की गई थी। तो जब उन टॉपिक्स की जो चर्चा की गई थी तो आपको फॉर्मूले बताए गए थे, तो उन फॉर्मूलों को आप विशेष रूप से याद करिए, अच्छे से देखिए। जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया यानी मोल प्रभाज हो गया, मोलरता हो गई, ये मोललता हो गया, है ना, और आपका द्रव्यमान प्रतिशत वाला हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जो आपका मोलरता और मोललता से अटैच्ड है, जिससे आपका मोलरता और मोललता वाला कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक आपका सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH जो कि आपका 450 ml विलयन में घुला हुआ है, हमें इसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। सबसे पहले हमको मोलरता का सूत्र आना चाहिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूत्र नहीं आ रहा है तो आगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले हम मोलरता का सूत्र देखेंगे। तो मोलरता का सूत्र क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता का सूत्र तो अपन को पता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दिया क्या क्या है, तो उसने कहा कि 5 ग्राम NaOH दे रखा है आपको 5 ग्राम NaOH, और विलयन का जो आयतन है वो दे रखा है आपको 450 मिलीलीटर। ठीक है, सूत्र क्या होता है मोलरता का, तो यहाँ पे साइड में आप सूत्र लिख सकते हैं। तो सूत्र जो होता है मोलरता का, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिख लीजिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन। तो इस चीज का ध्यान रखना है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा क्या है, मोलरता का सूत्र है। इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा मोलरता का सूत्र हो गया, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो हमारे पास विलेय क्या है, तो विलेय है हमारे पास NaOH। अब NaOH जो है उसके मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालने का तरीका वही पुराना वाला है जो क्लास 10th में, 9th में और 11 में सीखा है। क्या होता है मोल बराबर, तो मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा क्या है और अणुभार क्या है, तो मात्रा वो है जो आपका दिया रहता है, तो उसने कितना दे रखा है 5 ग्राम, तो ये हो गई अपने पास मात्रा। अणुभार कहाँ से लाएंगे, तो NaOH का अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं NaOH का अणुभार। तो NaOH का अणुभार के लिए क्या करेंगे, तो NaOH के अणुभार के लिए देखो आप, जो आपका Na है ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। फिर कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। फिर कौन है, H, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1 होता है। तो 16 1 17, 17 और 23 हो गया आपका 40। तो 40 ग्राम प्रति मोल, ये इस तरह से आया। ठीक है, अब मात्रा बटे अणुभार यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए मोलों की संख्या, तो मोल आ जाएंगे आपके मात्रा बटे अणुभार, इतने मोल आ गए। ओके, तो ये आ गए आपके विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का जो आयतन है वो कितना है आपका 450 ml। अगर हम इसे लीटर में देखें तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन जो है हमारा विलयन का वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन का आयतन 450 ml है। तो इसे आप लीटर में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, जब हम मिलीलीटर से लीटर के पास जाते हैं तो 1000 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.450 लीटर। ठीक है, अब हमें लिखना है मोलरता की लाने।
तो मूलरता के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर मूलरता के लिए लिखते हैं, तो मूलरता जो है आपकी क्या हो जाएगी, मूलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल कितने हैं, तो 5/40। तो 5/40 को आप 5/40 लिखिए। नीचे लिखा है विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन कितना है, 450/1000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए आप सही से। ये हो जाएगा आपका 5/40 और ये जो 1000 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 450 आपका नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर इतना। आप इसे कट करिए, 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 नम 45, तो ये आया आपका 10/36। ठीक है, तो 10/36 आया, ये आया आपकी मोलरता। इसे आप लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे हम नहीं लिखना है, ऐसे और काटना पीटना है, तो इसे और काट दो, ये कटेगा आपका, ये आएगा आपका 5/18। 18 का आप इसमें भाग दे दीजिए, 18 × 54, 18 दूनी 36, है ना, तो 0.2 और यहाँ पर इसे भाग ऐसे देते हैं ना, यहाँ पे 18 लिखा अपन ने और यहाँ पर लिखा 5, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, यहाँ 36 आया, बचा कितना, 14 बचा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 18 दूनी 36 हो गया, 18 का 18, 18 144 होता है, तो 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में देखो, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते होता है 126, 126। तो ये आएगा आपका कितना, 10 में से 6 गया कितना, 4, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 में से 1 गया तो आपका 1, फिर आपका 14 आया, तो 0.2777 करके आएगा। तो यहाँ पर लिख लो 0.277 करके आएगा, तो इतने मोल प्रति लीटर। तो जो अगर हमारी जो मोलरता है वो आपकी आएगी 0.2777 मोल प्रति लीटर, या फिर हम इसे और अच्छे से बोले तो इसे बोल सकते हैं 0.278 मोल प्रति लीटर। तो ये आपकी आ गई मोलरता। तो ये जो हमारा विलयन है कौन सा, NaOH वाला, जिसमें NaOH आपका विलेय था और 450 मिलीलीटर का विलयन था, उसमें अगर हम विलेय की जो मोलरता के बारे में चर्चा करें विलयन की, तो वो कितनी आई, 0.278 मोल प्रति लीटर। तो इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या बोलेंगे अपन कि सबसे पहले हमको निकालना होता है सूत्र। तो सूत्र हमें कैसे पता चलेगा, तो सूत्र हमको याद करना पड़ता है और इसका कोई तरीका नहीं है। सूत्र याद कर लिया, सूत्र याद करने के बाद जो जो चीजें हमको चाहिए वो चीजें निकाल लेते हैं। हमें चाहिए थे विलेय के मूल, तो विलेय के मूल हमें कैसे मिलेंगे, तो विलेय के मूल मिलेंगे, विलेय की मात्रा हो हमारे पास और विलेय का अणुभार हो। अब विलेय की मात्रा कितनी है, तो उसने कहा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम है विलेय की मात्रा। अणुभार कितना है, तो अणुभार ऐसे निकालते हैं कि जितने लोग उसमें उपस्थित हैं सबका परमाणु भार लिख के जोड़ देते हैं। जैसे Na है तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इन्हें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 16 और 23 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40, 40 आ गया, तो ये आ गया आपका अणुभार। अणुभार आ गया। मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल बराबर क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा कितनी है, 5 ग्राम और अणुभार कितना है, 40, तो 5/40, तो ये आ गई आपकी मोलों की संख्या। आयतन देखो, तो आयतन कैसे निकालते हैं, तो आयतन हमको निकालना है लीटर में। तो आयतन लीटर में कैसे निकालेगा, देखो मिलीलीटर में दे रखा है 450 मिलीलीटर, अब लीटर में निकालना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का कर दिया भाग, तो ये आया हमारा 450/1000। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सूत्र लगा दिया, कौन सा, मोलरता का। मोलरता बराबर विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितने थे, 5/40 को 5/40 लिखा। विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन कितना है, 450/1000, तो 450/1000 का अपन ने फिर यहाँ पे नीचे लिखा। ये देखो नीचे था तो ये इस तरह से चेंज हुआ, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और अंदर अंदर वालों को गुणा होगा, तो ये दोनों ऐसे आ गए, इस तरह से आ गया। 0 से 0 कट के ऐसे काटा पीटा तो आया हमारा 10/36। फिर अपन ने काटा ऐसे 2 से, तो आया आपका 5/18, तो 5/18 आ गया। फिर हमने 18 का भाग दे के देखा, तो 18 का भाग दे के देखा तो 0.27777 करके आ रहा था, तो हमने इसे लिख लिया 0.278 मोल प्रति लीटर। इतना क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका मोललता से रिलेटेड। तो आपका सामने क्वेश्चन दे रखा है 2.5 ग्राम CH3COOH, इसे इथेनोइक अम्ल बोलते हैं या एसिटिक अम्ल आप बोल सकते हैं। 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की जो है आपकी मोललता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो जो चीजें दे रखी है वो चीजें हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल दे रखा है, तो ये 2.5 ग्राम ये क्या है, इसकी मात्रा है। तो मात्रा क्या है आपकी विलेय की, तो वो है आपकी 2.5 ग्राम। कितनी, 2.5 ग्राम, तो यहाँ पे मात्रा लिख सकते हैं आप 2.5 ग्राम। तो विलेय की मात्रा हो गई 2.5 ग्राम।
अगर हम यहाँ पर देखें जो आपका विलायक है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान है आपका 75 ग्राम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलायक का जो द्रव्यमान है आपका 75 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान है आपका 75 ग्राम। सबसे पहले हमको ये सूत्र के हिसाब से देखना है कि भाई विलायक का द्रव्यमान, ये चीज तो अपनी मिल गई। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालना है। तो विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए कोई कठिन काम नहीं, मात्रा बटे अणुभार करना होता है। विलेय के मोल ऐसे निकल आएंगे। तो मात्रा हमारे पास है, अणुभार अपन निकाल लेंगे। अब देखिए विलायक का अगर हम द्रव्यमान की चर्चा करें तो विलायक का द्रव्यमान हमको लेना पड़ता है किलोग्राम में। तो ये है हमारा ग्राम में। तो ये 75 ग्राम लिखा हुआ है। तो 75 ग्राम जो लिखा हुआ है ये हमारा किलोग्राम में है। तो अगर हम यहाँ पर 75 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलें तो क्या कर सकते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे अपन 1000 का। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 नीचे आ जाएगा और किलोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा विलायक का जो द्रव्यमान है 75/1000 किलोग्राम। विलायक का द्रव्यमान हो गया, ऊपर आपकी विलेय की मात्रा हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलेय का जो मोल है वो कितने होंगे। तो विलेय के मोल से पहले हमको निकालना पड़ेगा विलेय का जो अणुभार है। जहां पर देख लेते हैं विलेय का अणुभार। विलेय कौन है, तो विलेय आपका वही है पुराना वाला विलेय का अणुभार। तो विलेय कौन है, विलेय है आपका इथेनोइक अम्ल CH3COOH। तो CH3COOH को देख लेना है। तो C कौन है, तो C है आपका कार्बन। कार्बन का कितना होता है 12, यहां पर लिख लीजिए 12 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये कितने हैं 3, तो 3 × 1। अब कौन है C है फिर से, तो C का कितना होता है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। O कितने हैं, O है आपके 2, तो 16 + 16, तो यहाँ पर लिख लो 16 + 16। अब क्या बचा H, तो H है आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 × 3 = 15, 15 और 1 16, 16 × 3 = 48, 48 और 12 हो गया 60। तो यहाँ पर अपन ने देखा तो यार आपका इसका अणुभार 60 आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विलेय के मोल देखें तो यहाँ पर लिख लीजिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोल। तो विलेय के मोल जो होते हैं वो होते हैं मात्रा बटे अणुभार। किसी भी चीज का जैसे हमें मोल निकालना है तो होता है आपका मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा कितनी है, तो मात्रा है आपकी 2.5 ग्राम और अणुभार कितना है, तो अणुभार आया आपका 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5/60। तो इतने मोल आ गए आपके, तो इतने मोल आ गए विलेय के। विलेय के मोल है हमारे पास और विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं मोललता। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मोललता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलयन की मोललता कैसे आएगी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोल कितने हैं 2.5/60, यहाँ पर लिख लो 2.5/60। तो ये हो गए आपके विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान है आपका 75/1000। तो यहाँ पर आप लिख लो 75/1000। गुणा कैसे होता है, तो ये 1000 सबसे ऊपर जाएगा, 75 यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 2.5/60 गुणे 1000/75। दशमलव हटाओ आप, एक जीरो बढ़ाओ आप यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आप इसे काटेंगे तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 × 3 = 75, एक जीरो से एक जीरो फिर कटा तो यह आया आपका 10/18। 10/18 को फिर काटो तो आ जाएगा आपका 5/9। तो जो आपका मोललता आई कितनी आ गई, तो यहाँ पर लिख लीजिए विलयन की जो मोललता आई ये आई आपकी 5/9। अब क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे 5 में। तो 9 का जब हम भाग देंगे तो 9 × 5 = 45। ठीक है, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर आप कहेंगे 9 × 5 = 45, फिर आपका कितना बचेगा 5। तो 9 × 5 = 45, 0.555 और मात्रक हो जाएगा आपका मोल प्रति किलोग्राम। तो विलयन की जो आपकी मोललता है वो कितनी है 0.555 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर इतना, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये इस तरह से आपका अंक की तरफ बढ़ता रहेगा और अगर आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 मोल प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत, तो यहां तक आपका ये हो गया। समझने में कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। देखिए मोललता निकाल ली थी तो सबसे पहले हमने मोललता का सूत्र रखा। तो मोललता का सूत्र ये है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। सबसे पहले हमारी बात यह है कि भाई विलायक का द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है 75/1000 किलोग्राम, 75 ग्राम यानी 75/1000 किलोग्राम। अब समस्या आती है विलेय के मोलों की निकालने में। तो विलेय के जो मोल है वो कैसे निकलेंगे, तो विलेय के मोल की अगर हम चर्चा करें
तो वो होता है मात्रा बटे अणुभार। तो विलेय की अगर हम मात्रा देखें तो उसने दे रखी है 2.5 ग्राम, तो विलेय की मात्रा हो गई 2.5 ग्राम। अब विलेय का जो अणुभार है वो कैसे निकलेगा, तो अणुभार के लिए कुछ अणुभार आपको कुछ के परमाणु भार याद करने पड़ते हैं, जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है ना, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, सोडियम का आपका 23 होता है ना, और आपका क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन का आपका 35.5 होता है। तो ये जो आपके परमाणु भार हैं वो आपने कक्षा 11 में याद करे होंगे, नहीं करे होंगे तो हम यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अभी जितने आपको यहाँ पर देखते जा रहे हैं, जैसे आपका काम जिससे चल जाए, तो देखो कार्बन का आपका 12 होता है, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है ना, सोडियम का देखें तो सोडियम का आपका होता है 23, और आपका जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का हो गया आपका 14, है ना। इस तरह से जैसे हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो और जैसे मान लीजिए, तो इस हिसाब से जो भी जैसे मान लीजिए आते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करते रहते हैं, यहाँ पर लिखते रहते हैं, यहाँ पर वो चीजें क्या है ध्यान रहती हैं। या तो ये चीजें आप जो ये चीजें हैं आपकी, ये चीजें आपकी दी रहती हैं, आपको बुक में दी रहती है, या फिर आपके साथ जो क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको वो दे देता है ब्रैकेट लगा के कि यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, तो ये चीजें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका परमाणु भार हो गया, तो परमाणु भार के हिसाब से अपन ने अणुभार निकाल लिया, अणुभार आ गया अपने पास, यहाँ से फिर अपन ने विलेय के मोल निकाल लिए। मोल कैसे निकालते हैं, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा कितना था 2.5 ग्राम का था, अणुभार आपका 60 था, तो 2.5/60 आ गया। अब बात आई विलयन की मोललता, मोललता का सूत्र ये है, तो विलेय के मोल आपको ऊपर रखने हैं और विलायक का द्रव्यमान आपको नीचे रखना है। ध्यान रखना है विलायक का द्रव्यमान का यूज होता है विलयन की मोललता में, विलायक का द्रव्यमान काहे में रखना है, किलोग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखा और मोल आपको ऊपर रखा, काटा पीटा तो 5/9 आया, सॉल्व किया तो ये आपका इस तरह से आया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम CCl4 घुरा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड घुरा हुआ है, दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का भी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ रखा था, कैसे निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, कि किसी भी अवयव का जैसे हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस अवयव का द्रव्यमान नीचे सभी अवयवों के द्रव्यमानों का योग, है ना, गुणा कर देते हैं 100, तो उस हिसाब से आपका निकाल आता है। तो हमारे पास कितना है 22 ग्राम हमारे पास है, यहाँ पर है हमारे पास 22 ग्राम CCl4 और 22 ग्राम है हमारे पास 22 ग्राम है हमारे पास यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और हमारे पास 22 ग्राम है यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। तो 22 ग्राम CCl4 है और 22 ग्राम बेंजीन है। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो वो निकलेगा आपका CCl4 का द्रव्यमान बटे में आ जाएगा आपका CCl4 का द्रव्यमान प्लस और कौन है आपके साथ में बेंजीन का द्रव्यमान गुणे 100। तो CCl4 का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22, नीचे हुई हो जाएगा आपका 22 प्लस हो जाएगा आपका 22 गुणे हो जाएगा 100। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 और 22 क्या होता है आपका 44 और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, 22 दूनी 44 2, ये हो जाएगा 50। तो यानी अगर हम देखें तो 50% जो है हमारा CCl4 क्या है उपस्थित है, 50% CCl4 आ गया। अब हम देखते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत के लिए अगर हम देखें तो क्या रखेंगे, ऊपर बेंजीन का द्रव्यमान रखेंगे, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 22, नीचे आप देखेंगे CCl4 का द्रव्यमान 22 और बेंजीन का द्रव्यमान 22 गुणे 100 करेंगे तो ये भी आपका सेम आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22/44 गुणे 100, काटिए तो 22 दूनी 44 और ये आ जाएगा 50। तो बेंजीन का अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो ये भी आपका कितना आया 50%। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत भी आपका 50% आया और CCl4 का भी द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया 50 आया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक एक दो नंबर में आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 2 नंबर के जो आते हैं उनमें इसी प्रकार के हल्के हल्के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी मोलरता पूछ लेता है, कभी मोललता पूछ लेता है, कभी इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत पूछ सकता है। तो आप इन क्वेश्चन ये क्या है कि ये बड़े ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें टैकल कर लेते हैं, इनको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपके मतलब ये जो नंबर है फ्री के हैं एक तरह से, तो इन्हें लेने से मत चूकिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नोट करिए इसे। तो यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका सामने दिख रखा है, क्या रखा है, 1 विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत आपका घुला हुआ है और तो बेंजीन के मोल अंश की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 1 विलयन में बेंजीन 30
द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हुआ है, यानी बेंजीन का 30% द्रव्यमान जो है आपका जो CCl4 विलयन में आपका घुला हुआ है। तो हमको क्या करना है, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन की या मोल अंश की क्या करनी है, गणना करनी है। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे बेंजीन और CCl4 दो लोग हैं। मोल अंश अगर हमें बेंजीन का निकालना है तो क्या आएगा, बेंजीन के मोलों की संख्या ऊपर आएगी, नीचे रहेगा बेंजीन के मोल प्लस CCl4 के मोल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम ये होता है, सवालों में सबसे पहले हमें सूत्र लिख लेना होता है, फिर जो जो चीजें हमें सूत्र में चाहिए वो चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेंजीन का मोल अंश। यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे, क्या सूत्र है हमारा, तो यहाँ पर सूत्र जो है हमारा, हमें निकालना है बेंजीन का मोल अंश। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेंजीन का मोल अंश। बेंजीन का मोल अंश बराबर, तो बेंजीन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जिसका हमें मोल अंश निकालना होता है तो उसको आप लिखेंगे ऊपर, यानी बेंजीन के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे रहेगा बेंजीन के मोल प्लस CCl4 के मोल। यही हमारा मोल अंश का सूत्र था। तो अब हमारा क्या है, बेंजीन का मोल अंश क्या होगा, तो बेंजीन के मोल अंश बराबर हो जाएगा बेंजीन के मोल ऊपर रहेंगे, नीचे आपका CCl4 का मोल प्लस बेंजीन का मोल। हमारा ये काम है कि बेंजीन के मोल निकाल लें और CCl4 के मोल निकाल लें। तो सबसे पहले हमारे पास मोल निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए अणुभार, तो बेंजीन का अणुभार निकाल लीजिए, इसी को आप मोलर मास बोल सकते हैं। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान और आप CCl4 का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंजीन का अणुभार। कैसे निकालेंगे बेंजीन का अणुभार, सबसे पहले हमें बेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका C6H6, ठीक है। C के बारे में हम जानते हैं, C की क्या कहानी होती है, तो C का होता है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 1, ठीक है। 6 गुणे 1 का मतलब 6 आपके हाइड्रोजन है, तो 6 और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 गुणे 1। यहाँ पर देखेंगे 12 छंग क्या होता है 72 और 6 एकम क्या हो जाएगा 6, तो 72 और 6 ये हो गया आपका 78, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बेंजीन के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं बेंजीन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगी आपकी मात्रा कितनी है बेंजीन की। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो है आपका 30% द्रव्यमान है। तो 30% द्रव्यमान का मतलब क्या है कि बेंजीन का जो आपका द्रव्यमान होगा यहाँ पर वो होगा आपका 30 ग्राम, है ना। और बेंजीन का जो द्रव्यमान है वो 30 ग्राम होगा और CCl4 का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा आपका 70 ग्राम। इसका मतलब यही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 30% द्रव्यमान का मतलब ये होता है आपका कि आपका बेंजीन CCl4 में घुला हुआ है, तो आपका 30 ग्राम बेंजीन है और आपका CCl4 कितना है 70 ग्राम। 70 ग्राम आपका CCl4 है और 30 ग्राम आपका बेंजीन है। तो बेंजीन की मात्रा है हमारे पास 30 ग्राम और CCl4 की अगर हम मात्रा की बात करें तो वो है हमारा कितना 70 ग्राम। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि बेंजीन के मोल, तो मात्रा कितनी है बेंजीन की, तो 30 ग्राम और बेंजीन के जो आपका अणुभार है वो कितना है आपका 78। ये हो गया आपका बेंजीन के मोलों की संख्या 30/78, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे काट पीट सकते हैं, तो काटना है तो जैसे मान लो हमने काट दिया 3 से काटा तो 30 धाम 30 और यहाँ पर काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और तिछंग 18 और अगर हम यहाँ पर फिर 2 से काटें तो यहाँ पर आएगा आपका 5 और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा 13। तो ये हो गया आपका बेंजीन के मोल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भाग दे सकते हैं, तो 13 चौको 52 है ना, 13 × 3 = 39 है ना, तो 13 × 3 = 39 तो 0.3 फिर आपका बचेगा कितना, तो यहाँ पर आप भाग दे के देख सकते हैं 13 ये है 5 ये है, 0 लगाया 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, यहाँ पर आया 1 1 0 लगाया 13 का 13, 13 नम्मा कितना होता है 13 नम्मा 117, 13 8 104 तो 104 यह आया आपका 6 0, 13 चौको 52 तो यह आया आपका 13 चौको 52 इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 0 तो तिछंग 78 इस तरह से, तो 0.385 मोल। तो ये आ गए आपके बेंजीन के मोल, ठीक है। ये क्या आ गए आपके बेंजीन के मोलों की संख्या, तो बेंजीन के मोल कितने आ गए 0.385 मोल। तो ये हो गया आपका बेंजीन का मोल। अब हमारा काम है CCl4 के मोल निकालना। तो CCl4 का मोल कैसे निकलेगा, तो पहले CCl4 के मोल निकालने के लिए हमारे पास CCl4 का अणुभार होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का अणुभार कैसे निकलेगा, तो C का कितना होता है, तो C का होता है आपका 12 और Cl का होता है 35.5,
तो 35.5 कितनी बार, 4 बार, तो 4 कर लो यहाँ पे, ठीक है। 12 का आपका ये 12 ही रहेगा, सेम टू सेम, ओके। 35.5 में जब हम 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो 4 पंचे 20, हासिल आई 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 ती 12, 12 और 1 आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 ती 12, 12 1 13, 13 और 1 क्या हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका ऐसे कट गया, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था तो उसका कोई यूज नहीं था, तो मैं इसे हटा ही दे रहा हूँ सीधे सीधे। अब जोड़ दीजिए इसे, 2 और 2 हो गया आपका 4, और 4 और 1 हो गया आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका इसका अणुभार आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, CCl4 के मोल। तो यहाँ लिख लेते हैं CCl4 के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए CCl4 के मोल। कैसे निकलेंगे मोल, तो मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है, 70 ग्राम। अणुभार कितना है इसका, तो अणुभार है 154। 7 से आपका कट रहा है दोनों, तो 7 एकम 7, तो ये हो गया 70, और 7 का 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14। फिर आपका कटेगा 2 से, तो 5 यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया आपका 11, ठीक है। तो आया आपका 5 बटे 11। 11 का आप भाग दीजिए 5 में, तो 11 चौक 44, तो ये आया आपका 6, 11 पची 55, फिर आपका 11 पची 55, फिर आपका ये आ जाएगा आपका 5 और 0, तो 11 चौक 44। तो ये कुछ आपका इस तरह से आएगा, 0.4545 इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.4545, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल। तो ये आ गए आपके CCl4 के मोल। तो CCl4 के मोल आ गए आपके 0.455 मोल। तो यहाँ पर लिख लिया CCl4 के जो मोल है हमारे, वो है हमारे 0.455 मोल, और जो हमारे बेंजीन के मोल है वो है आपके 0.385 मोल। इतना क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेंजीन का मोल अंश। तो बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेंजीन का मोल अंश। बेंजीन का मोल अंश, तो बेंजीन के मोल अंश के बारे में अगर हम देखें तो वो क्या है, ऊपर बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 0.385। नीचे अगर हम देखें तो बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस आपका CCl4 के मोलों की संख्या, तो यानी 0.385 प्लस CCl4 के मोलों की संख्या 0.455। तो इसे आप देखेंगे तो 0.385 बटे इन दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर 0.385, 0.455, 5 5 10, हासिल आई 1, 9 5 14, हासिल आई 1, 4 4 8। तो यह है आपका 0.84। तो यह है आपका 0.84। तो इस तरह से आ गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 0.84 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यानी 84 का भाग देंगे किस पे, 3.8.5। यहाँ पे दशमलव लगा लो, ये चीज हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। क्या क्या हमने यहाँ से दशमलव हटा के इस तरह से एडजस्ट कर लिया, जाएगा तो ही भाग है नहीं, 0 दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0 दशमलव लगाया, दशमलव हट गया। ये 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40, है ना। तो 8 × 24, 8 × 32, तो 4 बार में दीजिए। तो 4 × 16, हासिल आई 1, 4 बटी 32, 32 और 1 हो गया आपका 33। 15 में से 6 गया तो 9 आया, 8 में से 4 गया तो 4 आया, 0। 8 × 5 40, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 20, 15 40 से 41 42। तो ये अगर हम देखें बेंजीन के मोल अंश के बारे में देखें तो वो आ गया आपका 0.45। तो बेंजीन के मोल अंश के बारे में देखें तो ये आ गया आपका 0.458, इस तरह से आएगा। तो ये है आपका बेंजीन का मोल अंश। इतना क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी मैंने आपको पूरी बोर्ड में करके दिखाई हुई कि कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। तो कोई कठिन काम नहीं है कैलकुलेशन करना, बड़ा ही आसान काम होता है। बस ये है कि हमको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो हमारा काम चम है, अगर सूत्र नहीं याद है तो क्या है, दिक्कत ही दिक्कत है फिर, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या अपन ने किया, तो बेंजीन का अणुभार निकाला। बेंजीन का अणुभार कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र कैसे पता होगा, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। सी की वैल्यू कितनी होती है, तो सी का जो परमाणु भार होता है वो आपका 12 होता है, तो 12 में आपने 6 का गुणा कराया तो आपका 12×6 = 72 आ गया। इस तरह से मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो ये आपका बेंजीन का मूल अंश इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब आपके 2 क्वेश्चन और हैं मूलरता से रिलेटेड। तो क्या है आपका कि निम्नलिखित विलयनों की मूलरता ज्ञात करनी है। ये आपका दे रखा है 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। और आपका दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विलयन की मूलरता की जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो विलयन का जो मूलरता का सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय क्या है इसमें, तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें जो विलेय है वो है आपका CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। तो ये है आपका विलेय, CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, ये आपका विलेय है। और किस में घुला हुआ है, तो ये आपका घुला हुआ है 4.3 लीटर में आपका घुला हुआ है। और इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा उसने कहा है 30 ग्राम। तो सबसे पहले हमें इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो विलेय के मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विलेय के मोल निकालने के लिए हमको चाहिए भाई कि हमें विलेय के मोल निकालना है, तो विलेय की मात्रा चाहिए। तो मात्रा तो हमारे पास है 30 ग्राम, और विलेय का क्या चाहिए हमें, अणुभार। तो अणुभार कैसे निकलेगा कि हमारे पास इन सभी का अणुभार होना, परमाणु भार होना चाहिए, तो हमारा अणुभार निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का। तो विलेय का अणुभार कैसे निकलेगा, तो विलेय के अणुभार के लिए हमारे पास सबसे पहले सभी का परमाणु भार हमारे पास होना चाहिए। तो ये जब क्वेश्चन दिया रहता है तो यहाँ पे साइड में वो लिख देता है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख देगा आपको CO की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 58.7, C जो है आपका वो होता है आपका 12, H जो है H होता है आपका 1, ऑक्सीजन जो है वो होता है आपका 16, हाइड्रोजन जो है ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और क्या बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है आपका 14। तो इस तरह से आपका ये होता है, ये आपको क्वेश्चन में ही देगा वो आपको, ठीक है। चलिए विलेय का जो अणुभार है वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें देख लेना है कौन कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए CO, तो CO का क्या होता है 58.7, यहाँ लिख लीजिए 58.7 प्लस NO3 का होल ट्वाइस। तो NO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर 2 लिख लो, गुणा लगा लो। NO3, N का कितना होगा 14, O3 तो O मतलब O का आपका 1 O का 16, तो 3 O का हो जाएगा यहाँ पर 3 × 16, NO3 का होल ट्वाइस हो गया। अब बचा 6H2O, तो H2O का हम जानते हैं 18 होता है, नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो 6, H का जानते हैं कितना होता है 2 × 1 प्लस O का कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका कुछ इस तरह से हुआ। अणुभार निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58.7 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 × 16 थी 48, 48 और 14 होता है आपका 62 प्लस, और यहां पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका 18, 18, 18 छक्का हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो जाएगा आपका 108। ठीक है, क्लियर इतना, कोई डाउट कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा 58.7, ये हो जाएगा आपका 124, और ये आपका 108। तो ये आपका 0.7 का तो आपका 0.7 ही रहने वाला है, और इन्हें आप जोड़िएगा तो 8 4 12 और 12 और 8 20, हासिल आई 2, 2 आ गई हासिल, 5 2 7, 7 2 9 है ना, और ये आपका 1 और 1 2, तो 290.7 ये आया इसका अणुभार। अब हम यहाँ से विलेय के मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मूल, विलेय के मूलों की संख्या, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा कितना है विलेय की, तो विलेय की मात्रा है आपकी 30 ग्राम, तो यहाँ 30 लिख लो, और अणुभार कितना है, तो अणुभार है आपका 290.7, तो इतने मोल हो गया। ओके ठीक है, मोल आ गए अपने पास, विलयन का आयतन लीटर में, यहां पर लिख लो मोलरता। तो मोलरता के लिए अगर हम देखें तो क्या है, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल लिखो 30/290.7 बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 4.3 लिखा है, तो यहाँ पर 4.3 लीटर का लीटर ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हो जाएगा आपका 30/290.7 × 4.3, मात्रक हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर।
इसे आप हल कर लीजिएगा। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपका ये मोलरता निकल आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, और इसे जब सॉल्व करते हैं तो आता है 1250.01। तो 1250.01 1250 ही लिख लेते हैं, है ना, और थोड़ा हल करने में आसानी रहेगी। 0 से 0 कट कर देते हैं, 125 का भाग दीजिए इसमें, तो आएगा आपका 0.024, और ये हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर आया 0.024 मोल प्रति लीटर। क्या किया? कुछ नहीं किया, वो आपका बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल फॉर्मूले में रखना है। विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? मात्रा बटे अणुभार से। मात्रा हमारे पास है, अणुभार निकालने के लिए क्या किया? वही पारंपरिक फॉर्मूला का उपयोग किया। पारंपरिक फॉर्मूला क्या है कि सब लोगों को सेम टू सेम रख के सॉल्व किया, तो अणुभार आया हमारा 290.7। यहाँ से हमने विलेय की मोल निकाली। मोल कैसे निकलेगा? मात्रा बटे अणुभार, तो आपका मात्रा है 30, अणुभार है आपका 290.7, तो यहाँ से अपना मोल निकल आया। मोलरता कैसे निकलेगी? मोल विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल कितने थे? तो विलेय के मोल आपके इतने थे, तो ये अपन ने विलेय के मोल लिख लिए। आयतन लीटर में 4.3। गुणा कराया तो गुणा कराएंगे तो ये आएगा नीचे 1250.01। 0 से 0 काट दिया। अब 0.01 वो बहुत छोटा था, हमने आसान हल करने के लिए थोड़ा सा ऐसी 0.01 को छोड़ दिया, क्योंकि वो आपका नेग्लिजेबल है एक तरह से। 0 से 0 काट दिया, 125 का आप इसमें भाग देंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 0.024। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ गया पहले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है आपसे? तो दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है 30 ml 0.5 MH2SO4 को 500 ml में तनु करने पर। तो हमारे पास आयतन कितना है? तो हमारे पास आयतन है 500 ml। कितना है हमारे पास आयतन? 500 ml। ठीक है, अब यहां पर सुनिए, 30 ml 0.5 MH2SO4, इसका मतलब क्या है? तो 0.5 MH2SO4 का मतलब ये है कि 1000 मिलीलीटर में आपके H2SO4 के कितने मोल हैं? 0.5 मोल। तो यहां पर लिखेंगे आप 0.5 MH2SO4 का मतलब यह है कि यहां पे लिख सकते हैं मतलब की जगह तात्पर्य, है ना। मतलब यह है कि क्या है? 0.5 मोल 1000 मिलीलीटर विलयन में H2SO4 के मोल वो है आपके 0.5। ठीक है, लेकिन हमारी कितने लीटर विलयन में है? तो ये कह रहा है आपका 30 ml। तो 30 ml के बारे में चर्चा करनी है, 1000 ml के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि 1000 ml में हमारे जो H2SO4 के जो मोल हैं वो कितने हैं? तो वो है हमारे H2SO4 के मोल 0.5। तो अब हम बात करेंगे 30 ml में। तो यहां पर लिखेंगे 30 ml में H2SO4 के मोल कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे आप 0.5 बटे 1000 इंटू 30। 0 से 0 कट करिए, 3 पचे हुआ 15, तो आया आपका 1.5 बटे हो गया आपका 100, और सॉल्व करिए तो 1 सेकेंड और सॉल्व करिए तो आएगा आपका 0.015 मोल। तो ये है हमारा H2SO4 के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या आ गई हमारे पास 0.015 मोल। विलेय के मोलों की संख्या आ गई। अब हमें बात करना है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन अगर हम देखें तो विलयन का आयतन कितना है आपका? तो वो है आपका 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर मतलब 0.5 लीटर। तो ये आपका विलयन का आयतन है, और विलेय के मोल ये हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 ml 0.5 m H2SO4 की मोलरता बराबर, तो H2SO4 के मोलों की संख्या 0.015 बटे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन 0.5। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? काटेंगे पीटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.03। ठीक है, कैसे? तो काट लीजिएगा 0.03 और 0. इससे जैसे मान लीजिए काटना है तो यहाँ पर आप दशमलव हटाइए, तो यहाँ पर आपकी 1000 आएगा नीचे, और यहाँ पर दशमलव हटाइए तो यहाँ पर आएगा आपका 10। ऐसे काट दीजिए तो 5 × 15,
एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 0.03। ठीक है। अगर हम देखें मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है आपका मोल प्रति लीटर। यहाँ पर लिख लीजिए मोल प्रति लीटर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर इतना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अच्छे होते जा रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से देखेगा, मजा आ जाएगा आपको इसमें। क्या कह रहा है आपसे, एक यूरिया जो है आपका, यूरिया का सूत्र आप जानते हैं NH2CO NH2 होता है। ठीक है, यूरिया 0.25 मोलर, ये यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए हमको आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, तो 0.25 मोलर का मतलब क्या है, तो 0.25 मोलर जो आपका यूरिया का सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आपका 1000 किलोग्राम जल में 0.25 मोल आपकी यूरिया क्या है, घुली हुई है, यही है मतलब। और वो कह रहा है कि हमें बनाना है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन, हमें बनाना है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन, और ये आपको बताना है कि 2.5 किलोग्राम जल में कितनी यूरिया क्या है, घुली हुई है। समझना मेरी बात को। 0.25 मोलर जलीय, ये जो आपका दे रखा है 0.25 मोलर जो आपका विलयन है, इसका मतलब ये है कि आपका 1 किलोग्राम पानी है, और 1 किलोग्राम पानी में क्या है कि यूरिया के अगर हम मोल देखें, तो उसमें यूरिया के मोल अगर हम देखते हैं तो वो है आपकी 0.25 मोल। ठीक है, अगर हम उसमें यूरिया की मात्रा देखें तो वो हमारी कुछ और आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर यूरिया जो लिखा है, यूरिया का आप अणुभार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार कैसे निकालते हैं यूरिया का अणुभार, तो यहाँ पर आपका लिखा है NH2, तो N का कितना है, तो N का होता है आपका 14, H यानी 1 और 2 आपके इसके परमाणु है, तो 2 × 1, फिर आपका है C, तो C का आपका 12, O का आपका 16, और फिर आपका N, तो यानी आपका 14 और 2 × 1, तो 14 2 16, 14 2 16, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 12 हो गया आपका 60। तो यूरिया का जो आपका अणुभार आया वो कितना आ गया, 60 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यूरिया का जो हमारा अणुभार आया वो कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर मेन बात करते हैं। यहाँ पर तो पहली बात उसने ये कही है कि 0.25 मोलर, तो 0.25 मोलर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.25 मोलर का मतलब, मोलर से तात्पर्य, इससे तात्पर्य ये है बेटा कि हमारा जो 1 किलोग्राम जल है उसमें 0.25 मोल जो है हमारी यूरिया क्या है, उपस्थित है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.25 मोल यूरिया है, डिजॉल्व है, डिजॉल्व मतलब घुली हुई है 1 किलोग्राम जल में। तो यहां पर अगर हम देखें कि यूरिया का द्रव्यमान कितना है, तो यहां पर देखेंगे यूरिया का द्रव्यमान कि भाई 1 किलोग्राम जल में कितनी यूरिया आपकी घुली हुई है। तो यहां पर लिखेंगे 1 किलोग्राम जल में घुली हुई यूरिया का द्रव्यमान। समझना बात को, हमें निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ चुके थे, हम ये पढ़ चुके थे कि भाई मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो हमें निकालना है मात्रा, तो हमारे पास मोल है, तो मोल है आपके कितने, 0.25, तो 0.25 यहां पर लिख लीजिए, और मात्रा यानी ये हमें द्रव्यमान ये निकालना है, और अणुभार आपका कितना है, तो अणुभार आपका आ गया 60। तो अगर हम द्रव्यमान देखें तो वो कैसे निकाल के आएगा, तो वो निकाल के आएगा 60 का गुणा होगा 0.25 पर। तो यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे 60 गुणे 0.25, या आपको ऐसे नहीं लिखना, सबसे पहले आप यहाँ पर इसे थोड़ा ऐसे मैं और अच्छी तरह से लिख दूं। यहाँ पर लिख लीजिए यूरिया का अणुभार गुणे मोल। तो अणुभार कितना है, तो अणुभार आपका 60 है, और आया कैसे, तो आया इस सूत्र से, ये जो आपका सूत्र दिख रहा है इसी सूत्र से आया। अणुभार आपका 60 है, और इसके जो मोल है, मोल कितने हैं, तो मोल आप देख लीजिए कितने, 0.25। तो यहाँ पर लिखिए 0.25, 0.25 ऐसे आप हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 100, 25 चौको होता है 100, 4 यहाँ पे आया, 4 से ये कटेगा तो ये आएगा आपका 15 ग्राम। तो यानी यूरिया का जो अगर हम द्रव्यमान देखें तो वो कितना आ गया, तो यूरिया का द्रव्यमान आ गया आपका 15 ग्राम। इतना क्लियर, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम। 15 ग्राम यूरिया आपकी घुली हुई है कितने में,
1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम जल में कितनी घुली हुई है? 15 किलोग्राम यूरिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम जल में घुली यूरिया बराबर 15 ग्राम। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कोई समस्या नहीं है। अब सुनो मेरी बात को। अब अगर हम विलयन को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो 1 किलोग्राम आपका जल है और उसके साथ साथ आपकी यूरिया होगी। तो कितनी यूरिया है? 15 ग्राम आपकी यूरिया है। ओके, ठीक है। अब ये किलोग्राम में है, वो ग्राम में है। इन्हें आप यूनिट सेम करके आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1, और इसे आप सेम करेंगे तो 0.15 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका 1.015 ग्राम। तो ये आ गया आपका विलयन का द्रव्यमान। समझना मेरी बात को, ये विलयन का द्रव्यमान है, यानी 1.015 ग्राम विलयन है। ठीक है, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम। तो 1.015 किलोग्राम आपके पास विलयन है। इसमें अगर हम यूरिया की मात्रा देखें तो इसमें यूरिया की जो मात्रा है वो है हमारी कितनी? 15 ग्राम। तो हमें निकालना है 2.5 किलोग्राम में यूरिया की मात्रा कितनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 1.015 किलोग्राम में जलीय विलयन में यूरिया की मात्रा 1.015 किलोग्राम जलीय विलयन में यूरिया की अगर हम मात्रा देखें तो वो आपकी कितनी है? वो है आपकी 15 ग्राम। हमें निकालना है कितने में? तो हमको निकालना है 2.5 किलोग्राम में। यहां पर लिखेंगे, अगर हम यहां पर 2.5 किलोग्राम देखें तो यहां पर लिख लीजिए 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन में यूरिया की मात्रा ये हो जाएगी आपकी कितनी? तो 15 बटे ये गुणा 2.5। यहां पर कर लेते हैं 15 बटे 1.015 गुणे 2.5। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर कितना आया? तो आंसर आया हमारा 37 ग्राम। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आया कि सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था? तो जो हमें दिया हुआ था वो हमने सबसे पहले लिख लिया। हमको दिया हुआ था यूरिया, यूरिया दे रखा था। यूरिया का हमने सबसे पहले अणुभार निकाल लिया। अणुभार का काम आएगा, हमको पता था। अणुभार का काम कैसे आया? तो अणुभार का काम आया यूरिया के हमको द्रव्यमान निकालने में। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 1 किलोग्राम जो यूरिया है, सॉरी 1 किलोग्राम जो जल है उसमें यूरिया कितनी घोली गई है? तो 15 ग्राम। तो 1 किलोग्राम जल है, 15 ग्राम यूरिया है, दोनों को मिलाया तो भैया विलयन बनेगा। तो विलयन हमने देख लिया कि विलयन बना आपका 1 किलोग्राम 15 ग्राम, यानी 1.015 किलोग्राम का। तो हमने यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला कि 1.015 किलोग्राम अगर हमारा जलीय विलयन है और उसमें अगर हम यूरिया की मात्रा देखते हैं तो यूरिया की मात्रा आती है 1.015 किलोग्राम जलीय विलयन में। अगर हम यूरिया की मात्रा देखते हैं तो यूरिया की मात्रा आती है वो है हमारी 15 ग्राम। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 15 ग्राम आपकी यूरिया की मात्रा आई। हमें निकालना था 2.5 किलोग्राम के लिए। तो 2.5 किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 15 बटे 1.015 गुणे 2.5। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आया आपका 37 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए 20% W/W जलीय KI का घनत्व आपके पास ये दे रखा है और आपसे कह रहा है कि KI विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है और मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, जैसा कि आपसे बताया गया था बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं, और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से बन सके। आपकी जब परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, तो वहां पर आपसे क्या है क्वेश्चन आपके बढ़िया आराम से बनेंगे, स्मूथली, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप कॉपी पेन उठाकर चुपचाप नोट किया करिए, कोई भी दिक्कत हुआ करे तो पूछा करिए। चलिए बात करते हैं इसकी। तो उसने ये कहा है कि 20% जलीय KI का घनत्व, W/W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत वाला सिस्टम दे रखा है। तो इसका मतलब यहां पर लिख लेते हैं 20% W/W KI का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो KI है वो आपका 20 ग्राम, कितना है? 20 ग्राम KI है। ठीक है, घुला कितने में है? तो घुला है आपका 80 ग्राम जल में। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये अपने पास हो गया। तो एक चीज तो अपनी डिकोड हो गई ये वाली। ठीक है, अब घनत्व वो कह रहा है कि आपका जो ये घनत्व है वो है आपका 1.202। उसके आगे चर्चा करेंगे, मोलरता निकालने में आएगा। आगे बात करते हैं KI विलयन की मोललता निकाल लिए। तो सबसे पहले हमें निकालनी है KI की मोललता, विलयन की मोललता। तो मोललता के लिए हमने पहले सूत्र पढ़ रखा है क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहां पर लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विलेय की मात्रा होनी चाहिए हमारे पास और विलेय का अणुभार होना चाहिए, है ना। तो मात्रा तो हमारे पास है 20 ग्राम और अणुभार कैसे निकालेंगे? तो यहां पर निकालेंगे KI का अणुभार। तो KI का अणुभार की अगर हम चर्चा करें तो KI दो लोगों से मिलकर बना है, K और I। तो K की वैल्यू कितनी है? तो 39, यहां पर लिख लो 39। और I का कितना है परमाणु भार? तो वो है आपका 127। 9 7 16 होता है, 4 और 2 6 होता है, 1 का 1 रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें KI के मोल, तो यहाँ पर लिख लीजिए KI के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है? तो मात्रा है आपकी 20 ग्राम और अणुभार है आपका 166। तो 20 बटे 166 ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मोललता जो हो जाएगी आपकी, मोललता बराबर 20 बटे 166। ठीक है, तो ये हो गया आपके विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? तो विलायक जो है हमारा जल है और जल का जो द्रव्यमान है वो आपका 80 ग्राम है। तो 80 ग्राम को सबसे पहले हम बदलेंगे 80 किलोग्राम में। तो 80 किलोग्राम को 80 ग्राम को बदलिए किलोग्राम में। तो 80 बटे 1000 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 80 बटे 1000। तो 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 आया ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1000 बटे, और ये जाएगा आपका 4 गुणे 166। हल करिए इसे, तो 1000 का आपका 1000 रहने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 4 का गुणा कराएंगे तो 4 छाई 24, 4 छाई 24 से 25 26, 4 एकम 4 और 4 और 2 6। तो कुछ आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इतने मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता आई आपकी 1000 बटे 664। अगर हम इसे थोड़ा हल करें तो ये हो जाएगा आपका 1.5, यहां पर लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका पहला पोर्शन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कोई तकलीफ? अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है हमारा मोलरता। तो सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है वो हमारा मोलरता। अब हमारा सेकंड पार्ट है उसकी मोलरता निकालना है। ठीक है, तो मोलरता निकालने के लिए ये जो चीजें हैं ये हमारी पीछे जो आपका पेज है यहाँ पर आपकी दे रखी थी और कुछ हमने निकाला हुआ था। तो निकाला क्या था? तो जो हमने निकाला था KI के मोल निकाल रखे थे और ये अपना घनत्व दे रखा था और ये आपका दे रखा था। ठीक है, हमको निकालना है KI का जो है आपका जो विलयन है इसकी मोलरता निकालनी। तो मोलरता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि विलय के मोल होने चाहिए हमारे पास। तो विलय के मोल तो है हमारे पास, विलयन का आयतन होना चाहिए। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे? इसकी एक समस्या है थोड़ी सी। तो विलयन का आयतन यहाँ पर आप घनत्व को देख लीजिए। तो घनत्व क्या कह रहा है? घनत्व ये कह रहा है आपसे कि 1.202, ये कह रहा है आपसे, घनत्व कह रहा है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो घनत्व का मतलब है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका मतलब यह है कि KI का 1.202 ग्राम जो है 1 मिलीलीटर में घुला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 100 ग्राम विलयन हमारा कितना है? तो 80 और 20 कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना? तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 1.202 ये जो हमारा ग्राम है इसमें आपका 1 मिलीलीटर है। ओके, क्लियर ना इतना? अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम देखें तो उसमें आपका कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका 1/1.202। अगर मैं यहाँ पर 100 ग्राम के लिए देखूं, जलीय KI का आयतन, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 100/1.202। ठीक है, तो इतने मिलीलीटर। अगर आपको ऐसे ना निकालना हो तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व करके। द्रव्यमान आपके पास 100 ग्राम है और घनत्व आपका इतना है। ठीक है, क्लियर इतना? तो इतने मिलीलीटर आपका आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 83.2 मिलीलीटर। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.832 लीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा KI का आयतन। तो KI का आयतन कितना आ गया? 0.832 लीटर। ठीक है, अब आप यहां पर रखिए
तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 20/166, ये लिखिए 20/166, ठीक है। और नीचे रहेगा आपका 0.832, तो यहां पर रखिए 0.832। अब देखिए 0.832 आपका यहां जाएगा तो हो जाएगा आपका 20/166 गुणे 0.832, ठीक है। जब आप इसे हल करेंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये आपका के आई का आयतन आ गया है। तो के आई के आयतन को आप लीटर में चेंज करिए, तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 832/1000। जब आप 1000 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0.0832 लीटर, ठीक है। क्लियर इतना, कोई दिक्कत? चलिए अब आप यहां पर रखिए विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो 20/166 और नीचे है आपका 0.0832, ठीक है। अब आप इसे गुणा कराइए तो ये आ जाएगा आपका 20/166 गुणे 0.0832। इसे अगर हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 इसे करेंगे तो आएगा आपका 13.8 के समथिंग। जब 13.8 का आप 20 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.4 के समथिंग। तो 1.4 मोल प्रति लीटर ये हो जाएगी इसकी क्या मोलरता। क्लियर इतना? तो ये जो आपका विलयन है के आई, जो जलीय विलयन है, इसकी जो मोलरता आई वो कितनी आई 1.4 मोल प्रति लीटर। क्लियर ना इतना? चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सूत्र लिखा। सूत्र में रखने के लिए हमारे पास होने चाहिए विलेय के मोल और दूसरी बात होना चाहिए विलयन का आयतन। आयतन कैसे निकाला, तो आयतन हमने यहाँ पर घनत्व की मदद ली। घनत्व ने यह कहा आपसे कि 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, यानी आपका जो विलयन है उसमें आपका कितने इतने ग्राम द्रव्यमान जो है आपका इतने मिलीलीटर में घुला हुआ है, यही कह रहा है। तो हमने देखा कि 1 ग्राम द्रव्यमान कितने मिलीलीटर में घुला हुआ है, तो इतने में। तो इसी प्रकार हमने देखा कि 100 ग्राम जलीय जो आपका के आई है उसका जो आयतन है वो कितना है, तो वो आपका आयतन यहाँ से निकल आया। तो हमारे पास आयतन आ गया। आयतन को हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट किया काहे में, लीटर में, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए होता है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हमने कहा यहाँ पर विलयन के आयतन की जगह हमने विलयन का आयतन रख दिया और मोल की जगह आपने मोल रख दिया। अब देखो अंदर अंदर का गुणा होता है, जब हमने इन दोनों का गुणा कराया तो आया आपका 13.8 और ऊपर आया 20। अब आप जब नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग देंगे तो सॉरी नीचे वाले से ऊपर वाले का भाग देंगे तो आएगा आपका 1.4 मोल प्रति लीटर जो है ये मात्रक होता है किसका, मोलरता का। अब आपका तीसरा पॉइंट जो था वो क्या था, वो था आपका के आई का मोल अंश निकालना। तो तीसरा पॉइंट है के आई का मोल अंश, के आई का मोल अंश। तो मोल अंश का सूत्र क्या होता है, तो मोल अंश का सूत्र होता है इसके हिसाब से जिसका हमें निकालना होता है। तो जिसका निकालना होता है उसे आपको ऊपर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे के आई के मोलों की संख्या। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट था के आई का मोल अंश। तो के आई का मोल अंश कैसे निकालना है, तो के आई के मोल अंश के लिए क्या है कि के आई के मोलों की संख्या आपको ऊपर रख देनी है, नीचे क्या है के आई के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल देखिए हमने पीछे निकाल के रखे थे कि के आई के जो मोल थे वो आपके कितने थे 20/166। 166 का जब हम 20 में भाग देंगे तो आपका 166 में जब हमने 166 का भाग जब 20 में दिया तो वो आया हमारा 0.120 मोल। तो हमने इसे रख लिया 0.120 मोल। अब जल के मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे, तो जल का जो आपका द्रव्यमान है वो आपका कितना है 80 ग्राम है, और जल का द्रव्यमान 80 ग्राम है। देखो मोल कैसे निकलते हैं, अगर हमें जल का मोल निकालना है तो मात्रा बटे अणुभार। अणुभार कितना होता है जल का, तो जल का अणुभार होता है आपका 18। अगर हम 18 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, ठीक है। फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 18 चौक 72, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 18 चौक 72। तो 4.44 हमने ये ले लिया क्या, जल के मोल। तो जल के मोल आ गए आपके 4.44 और जो आपका के आई है इसके मोल हैं आपके 0.120। बस हमें क्या करना है, सूत्र में फिट करना है। सूत्र में जैसे हम फिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो के आई के मोल कितने हैं, तो के आई के मोल है 0.120। तो यहाँ पर लिख लीजिए के आई के मोल, तो 0.120। जल के आई के मोल कितने हैं, तो 0.120 यहाँ पर फिर लिखिए, और प्लस जल के मोल, तो जल के मोल है आपके 4.44। 0.120 का आप सेम लिखिए, और इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 का 0, 4 और 2 6, 4 2 6 हो गया, 4 और 1 5, 4 एकम 4। तो ये हो गया आपका
120/4,5,6,0 ऐसे आप इसे उड़ा दो, ठीक है। 12/456, ठीक है। तो ये आया आपका 12/456, ये आया आपका इसका मूल प्रभाज, किसका, KI का मूल प्रभाज। जब 456 का भाग आप 12 में देंगे तो ये आएगा आपका 0.026, तो ये आ गया आपका 0.026। तो ये आया आपका KI का मूल प्रभाज या मूल अंश। अब आप कहेंगे मात्रक क्यों नहीं लिखा? अरे भाई इसका मात्रक नहीं होता मूल प्रभाज का, इसलिए हमने इसका मात्रक नहीं लिखा, ठीक है। अगर हमें दूसरे अवयव का मूल प्रभाज निकालना होता, जैसे हमें जल का निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप जल का मूल प्रभाज या जल का मूल अंश। तो जल का जो मूल अंश है वो आपका निकलेगा सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर आपके दो ही लोग हैं, जल है और KI है, तो सीधे सीधे आप इसका 1 से घटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.026, ये आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4, 10 में से 3 गया 7, ये आ जाएगा आपका 9.0, तो ये आ जाएगा आपका, तो 0.974 ये हो जाएगा आपका जल का मूल प्रभाज। और अगर हम KI के मूल प्रभाज की देखें तो KI का मूल प्रभाज आया 0.026। इतना क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें मजा आ गया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, मैंने अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात है ही नहीं। आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, खुद के नोट्स जरूर बनाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो उन आलसी प्रकार के बंदों के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल में ये PDF अपलोड कर दी है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज होने से जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम में जाइए, XP क्लासेस टाइप करिए, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करिए कि PDF डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर आपसे बात होती है अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।